हो गया नहीं तो अभी वापस सर किए ये केजे सर की
नीचे बैठ के करते हैं और इतने बड़े डिफरेंट करते हैं इसमें यहाँ पे सारे बच्चे अरे हुआ था वो ना मैं कहीं बार दर्द निकल गया तो गुड आफ्टरनून बच्चों।
तो गुड आफ्टरनून बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आई थिंक कल मैंने एक सवाल दिया था, उसके 2 पार्ट बचे हुए थे, तो वो डिस्कस करने हैं अपने मन। तो मेरे हिसाब से कर लिया होगा आपने, मैं बता चुका था आपको सब अच्छी तरह से, मैंने समझाया भी था, मैंने काफी टाइम भी लगा था समझाने में, है? तो उसमें मैं आंसर लिखा देता हूँ आपको, पहले आंसर लिखाता हूँ। हमें फोकई निकालनी थी, तो फोकई निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि फोकई हमेशा मेजर एक्सिस पर लाई करेंगी एंड फोकईज आर ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और वो या तो ए ई डिस्टेंस पर होंगी या वो बी ई डिस्टेंस पर होंगी। लेकिन हमने ये फील किया था कि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो वो मेजर एक्सिस पर होंगी और सेंटर से बी ई डिस्टेंस पर होंगी। तो कुछ नहीं करना, जो मेजर एक्सिस का जो इक्वेशन था उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना था बस अपने को। उसके लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए, तो मेजर एक्सिस पर फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर है। सेंटर का आप निकाल चुके थे, उन दोनों को सोल्व कर लिया होगा आपने, सेंटर निकाल लिया होगा और बी ई कैलकुलेट कर लिया हमने। और बी ई बेसिकली जो आएगा मेरे हिसाब से 1/√2 आ जाएगा, है ना, बिकॉज बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड ई इज 1/√3। सही बोल रहा हूँ? ई इज 1/√3, बस उसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट कर आंसर लिखा देता हूँ मैं आपको ना, मैं समझा चुका था आपको, मुझे आंसर ही लिखाना है ना। आंसर लिखाने के बाद समझ में आ जाएगा आपको इससे निकाला जाता है। तो वो था, हमें निकालना था, फोकई निकालने थे हमें। द फोकई विल कम आउट टू बी -3/2, -13/2। फोकई विल कम आउट टू बी -3/2, फोकई विल बी -3/2, -13/2। एक फोकस तो ये आ जाएगा और एक फोकस आएगा -1/2, -11/2, -1/2, -11/2। निकाला होगा बच्चों आपने, निकाला होगा आपने मेरे हिसाब से, ये आंसर आ जाता है। वो मेजर एक्सिस को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया हमने ना, मेजर एक्सिस को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा, उसके लिए सेंटर चाहिए, सेंटर आपने निकाला हुआ एंड सेंटर इज -1,6। सेंटर आ गया था -1,6, है ना। मेजर एक्सिस को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा, सेंटर ये आ गया, एक फिक्स पॉइंट है, और बी निकाला हमने। तो जो बी बेसिकली आ गया था हमारे पास, वो 1/√2 आ गया, बी इज 1/√2। ई हम निकाल चुके थे, बस हमने लाइन को यहां से लिखा, और मेजर एक्सिस जो थी हमारे पास, मेजर एक्सिस का जो स्लोप था वो -1 के बराबर था, तो इंक्लिनेशन आ गया हमारे पास, इंक्लिनेशन इज 135, 3π/4। तो बस मेजर एक्सिस को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा, ये फिक्स पॉइंट है, थीटा 3π/4 आ गया, बी ई निकल गया, एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया, ये फोकस आ गया। नहीं आई गए क्या? आ गई होंगी फोकस। अब उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हमें निकालना था। तो देखो दो तरीके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के। हम जानते हैं हमने बी को बड़ा मान रखा है ना, और हमें इक्वेशन की बात करनी है, तो अपन कंपेयर करके नहीं निकाल पा रहे ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होती है ना, बेसिकली वो माइनर एक्सिस के पैरेलल होती है। डायरेक्ट्रिक्स माइनर एक्सिस के पैरेलल, और माइनर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो b/e होती है, b/e। मैं जो बोल रहा हूँ उसको फील करो आप डायग्राम के अंदर, क्योंकि हम b को a से बड़ा मान रहे हैं, b हमारे पास a से बड़ा है, और अगर b a से बड़ा है तो माइनर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होंगी, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है? b/e, b/e। हमें माइनर एक्सिस का इक्वेशन पता है और हमें निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या करें? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखो माइनर एक्सिस के पैरेलल, उसमें k आएगा, और k निकालने के लिए माइनर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस क्या कर दो? b/e के बराबर कर दो। उससे k की दो वैल्यू आएंगी, एक ऊपर वाली आ जाएगी और एक नीचे वाली आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? माइनर एक्सिस पता है आपको, माइनर एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इज x - y + 7 = 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इज x - y + 7 = 0। तो ये मेरे हिसाब से माइनर एक्सिस का जो इक्वेशन है वो ही है, x - y + 7 = 0, है ना। वही था हमारे पास माइनर एक्सिस का इक्वेशन। उसके पैरेलल लाइन लिखेंगे, x - y + 7 = 0। इसके पैरेलल मैंने एक लाइन लिखी, x - y + k = 0, और ये लाइन और माइनर एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो b/e के बराबर है, और b/e मैं निकाल सकता हूं क्योंकि b हमारे पास है, b is √3/2 एंड दैट इज 1/√3। तो ये कितना आ गया बच्चों? 3/√2 आ गया, दिस इज 3/2। सही बोल रहा हूं ना बच्चों? ये 3/√2 आ जाएगा, बस इनके बीच में डिस्टेंस होना लगा दो आप,
तो y to c1 minus c2 upon under root coefficient of x का whole square plus coefficient of y का whole square is equal to b by a and that is 3 by a. बस इस रूट 2 से रूट 2 को कैंसिल कर दो, मॉड को खोल दो, आप k minus 7 is equal to plus minus 3. तो एक बार आएगा k is equal to plus 10 और एक बार आएगा k is equal to 4. बस इन दोनों k को बारी बारी से रख देंगे ना, तो हमने डायरेक्ट इसका इक्वेशन भी निकाला. बाकी और भी निकाल सकते हैं, बस सब डेफिनेशन को फॉलो करके निकाल सकते हैं, है ना. ऐसे निकाला जा सकता है. आपने निकाला होगा, इंटरेस्ट लिया होगा तो आपने निकाला होगा, तो इस तरह से निकाला जा सकता है ना. कल हम आ गए थे, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल लिया था. पहले हमने ऑक्सिलरी सर्कल पढ़ा, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट डिफाइन किए, फिर हमने एसेंट्रिक एंगल निकाला. एसेंट्रिक एंगल इलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं, और उस एसेंट्रिक एंगल को निकालने के बाद हमने इलिप्स का पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाला. और अगर किसी कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास है तो हम जानते हैं कि वो उस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. तो इलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट p थीटा को डिफाइन करा हमने, या q अल्फा को डिफाइन करा, या r बीटा को डिफाइन करा और डिफाइन कर लिया था. उसके बाद हमने अगर इलिप्स पर कोई दो पॉइंट हमारे पास है तो उनको मिलाने वाली कोड का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. सर्कल की तरह ही था बस, वो सर्कल में a और a होता है ना, तो वहाँ x अपॉन a आ जाता है, y अपॉन b a आ जाता है. यहाँ x अपॉन a y अपॉन b आ गया, बस इतना चेंज आया है और वो कोड का इक्वेशन निकाल लो. उसका यूज करते हैं. कोड का कैसे यूज कर सकते हैं, कोड के इक्वेशन का यूज किस तरह से किया जा सकता है ये अपन देखते हैं. देखिए सवाल करते हैं ना. If the chord joining two points, if the chord joining two points p theta and q phi, if the chord joining two points p theta and q phi lying on the ellipse, ऐसे लिखो आपने, लैंग्वेज थोड़ी अजीब से हो गई ना, ऐसे लिखिए. If p theta and q phi, if p theta and q phi are 2 points lying on the ellipse, if p theta and q phi are 2 points lying on the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. If की जगह let लिख लो, let p theta and q phi are any two points on the ellipse, let p theta and q phi are any two points on the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Now if the chord joining PQ, if the chord joining PQ passes through the focus as A, 0, and if the chord joining PQ passes through the focus as A, 0, then prove that tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to E minus 1 upon E plus 1. tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to E minus 1 upon E plus 1. ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, इसको पैराबोला से रिलेट कर रहे हैं. भाई हम देख रहे हैं पैराबोला होता है ना, तो दो पॉइंट पैराबोला पर हो और उनको मिलाने वाली कोड अगर फोकस से पास हो जाए तो फोकल कोड बनती है. और पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x हो या x स्क्वायर बराबर 4y हो, उनकी फोकल कोड के जो पैरामीटर होते हैं उनका प्रोडक्ट कितना आता है, -1 के बराबर आता है ना. उसका काफी यूज भी करते हैं सवालों में. ऐसे सवाल लिस्ट में बना दिए, भाई ये लिस्ट में दो पॉइंट है, इनको मिलाने वाली कोड को अगर मैं यहाँ से पास करा दूंगा तो ये फोकल कोड की एक्सट्रीमिटीज के पैरामीटर हो जाएंगे. और फोकल कोड की एक्सट्रीमिटीज के पैरामीटर में ये रिलेशन है, थीटा और फाई में रिलेशन हमारे पास है. फोकल कोड तो बहुत सारी होंगी, इस फोकस से पास होने वाली फोकल कोड बहुत सारी होंगी. एक दूसरा फोकस और होता है, वहां से पास होने वाली फोकल कोड भी होती है. अगर मैं वहां से पास कराता तो उससे भी निकाल लेता ना. अभी हम इससे निकाल रहे हैं, हमने मान लिया ये कोड यहाँ से पास होगी. कुछ नहीं हुआ, इक्वेशन जानते हैं जैसे पैराबोला में किया जाता है. कर लो फॉर्मूला, देखो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखने से टाइम बचता है बच्चों. ऐसी बात नहीं है ना, अपने में भले ही कितना ही दिमाग हो, अपन ये विश्वास नहीं कर सकते कि हर चीज को मैं वहां डिराइव कर लूंगा एग्जाम में ना, और डिराइव करके निकाल लूंगा ना. डेरिवेशन इसलिए बताया जाता है, कोई एक आध चीज का डेरिवेशन भूल जाए आप, फॉर्मूला भूल जाए तो उसको डिराइव करके निकाल लें. लेकिन फॉर्मूले बच्चों याद रखने पड़ते हैं अपने पर. हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो याद रखने की भी वैल्यू है ना. हम याद रखेंगे, समय बचेगा, 2-4 सवाल से ज्यादा कर पाएंगे अपन. Let p theta and q phi are any two points. Let p theta and q phi are any two points on the ellipse. On the ellipse. Now, if the chord joining PQ, passes through focus S, AE, 0, then prove that tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to E minus 1 upon E plus 1.
tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to e minus 1 upon e, where e is the eccentricity of the ellipse. ये दिखाना है, आसान है बच्चों, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है अपने को दिखाने में। भाई इलिप्स का डायग्राम बना लिया हमने, ऐसे डायग्राम बना लिया इलिप्स का, और उसके फोकस से पास करा रहे हैं उसको पहले। तो फोकस जो एस हमारे पास है वो a,0 यहाँ है हमारे पास में, और यहाँ से पास होने वाली फोकल कोण भी बहुत सारी होंगी। तो ऐसा नहीं कि थीटा और फाई कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है ना, ये दोनों वेरिएबल है, लेकिन भले ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। और हमने मान लिया ये पी थीटा है, और हमने मान लिया क्यू फाई है, ऐसे मान लिया कि क्यू फाई है। अब पी थीटा क्यू फाई हो सकता है यहाँ ऐसे हो सकता है पी थीटा क्यू फाई ऐसे हो, अलग अलग यहाँ होगा। पर हम पी थीटा और क्यू फाई को मिलाने वाली कोण का इक्वेशन जानते हैं। सिंस इक्वेशन ऑफ कोण पी क्यू इज x upon a cos of theta plus phi upon 2 plus y upon b sin of theta plus phi upon 2 is equal to cos of theta minus phi upon 2। और अगर सर्कल से याद करते हुए आ रहे होंगे बच्चों तो दिक्कत नहीं आएगी अपने को, बस नजर सर्कल में ऐसा एलिप्स में हो गया, एक पैराबोला का याद करना पड़ा बस अपने को 2x minus y t1 plus t2, उसको बोलना चाहिए अपने को यहाँ। हाँ मैं जरा एलिप्स में पढ़ रही है, लेकिन अपने को पैराबोला वाला भी बोलना चाहिए। और जब पूरी कॉर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे और कभी हाइपरबोला की कोड की जरूरत पड़े तो इलिप्स की रिकॉल करो, इलिप्स की क्या होती है, पैराबोला में क्या होती है, सर्कल में क्या होती है, ऐसे ही फॉर्मूला याद रहेंगे ना अपन, जिससे काम चलेगा ना उसी का यूज करेंगे ना तो दिक्कत आएगी फिर अपने, बाकी फॉर्मूले भूल जाएंगे अपन। जिसका यूज कर रहे होंगे वो तो याद रहेगा, बाकी भूल जाएंगे ना। फॉर्मूला को याद रखने का तरीका यही है हमारे पास है। और अब ये कोड पी क्यू आ गई, थीटा और फाई को मिलाने वाली कोड आ गई। अब हम चाहते हैं फोकल कोड बन जाए, पासिंग थ्रू एस ए, हम चाहते हैं ए को 0 से पास हो, यहाँ से इसको पास करा दो। वो बोलते हैं भाई यहाँ से पास होती है तो उसको यहाँ से पास करा देते हैं, माइनस ए को 0 से पास करा देते हैं। तो क्या रखें, x की जगह ए रख दें, y की जगह 0 रख दें, तो आ गया e टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल टू इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस फाई इक्वल टू, कैसा आ जाएगा। पर अब हमें देखना है हमें ये चाहिए tan थीटा फाई। तो क्या करें इसमें, देखो इससे मालूम पड़ रहा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखाया आपको इस तरह के, इससे मालूम पड़ रहा है कि हमें कंपोनेंट डिविडेंड लगाना पड़ेगा, सी एंड डी लगाना पड़ेगा। तो इसको ई को अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो। इसको लिखा मैंने e अपॉन 1 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन 2, इसको ऐसा लिख दिया मैंने थीटा बाई 2 माइनस फाई बाई 2, इसको लिख दिया cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस फाई बाई 2। और तो जब उनको प्रूव करना है उसको ध्यान से देखा हमने, और ध्यान से देखकर लग गया एक सी एंड डी लगाना है, तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो आप, तो अप्लाई कर देंगे सी एंड डी, तो सी प्लस ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1, जो नीचे उसी को ऐड कर रहे हैं और उसी को सेपरेट कर रहे हैं, क्या जाएगा cos ऑफ थीटा बाई 2 माइनस का फाई बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी हमने, cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस फाई बाई 2, थीटा बाई 2 प्लस फाई बाई 2, और जो नीचे लिखा हुआ है उसी को माइनस कर देते हैं ना, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसी में ऐड करते हैं, उसी में से माइनस करते हैं, तो cos ऑफ थीटा बाई 2 n प्लस फाई बाई 2, ऐसा आ जाएगा बच्चों। अब या तो फॉर्मूला लगाओ cos c प्लस cos d का, ये हम जानते हैं व्हाट इज 2 cos से cos b, 2 cos से cos b इज cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b। तो ऊपर लिखा हुआ है 2 cos से cos b और नीचे लिखा हुआ है 2 sin sin b, 2 sin sin b इज cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। फॉर्मूला का कमाल है ना, फॉर्मूले जितने याद होंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा ना आपसे पीछे पड़ जाती है जिंदगी भर, जब तक आप पढ़ते रहोगे, बड़े आदमी बनते रहोगे, साइंटिस्ट बनते रहोगे, ट्रिग्नोमेट्री काम आती रहेगी, ये पीछा नहीं छोड़ेगी बाप का। ट्रिग्नोमेट्री बस शुरू नहीं होने तक चाहिए ना, जब तक वो शुरू नहीं होने तक जिंदगी आसान रहती है हमारी, शुरू होने के बाद तो बस फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ट्रिग्नोमेट्री काम आती रहेगी। तो e प्लस 1 अपॉन, आसान है भाई, फॉर्मूले तो याद करने, सवाल कितने सारे करते हैं, क्लास में काफी सारे सवाल कराए हैं, शीट में बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, सवाल समय समय पर आते रहते हैं हमारे पास, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कैसे यूज करना है। तो आ गया 2 cos से cos b, 2 cos थीटा बाई 2 एंड cos फाई बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2 sin sin, 2 sin थीटा बाई 2 एंड sin फाई बाई 2 आ जाएगा। बस ये कैंसिल कर दो, ये कॉट आएगा, कॉट से उल्टा कर दो, tan आ जाएगा, tan थीटा बाई 2 tan फाई बाई 2 इज इक्वल टू e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। क्लियर हो गया वो बच्चों मेरे हिसाब से ना, ऐसे इसको निकाल सकता है। तो ये उस कोड का यूज कर लिया उस फॉर्मूले का, ऐसे हाइपरबोला पढ़ाएंगे। अगर मैं यहाँ से पास करा था, वो बोलते हैं यहाँ से पास हो रही है, माइनस ए को 0 से पास हो रही है यहाँ से, तो वहां से पास करा देते, या e की जगह क्या रख दो, माइनस ही रख दो। अगर मैं माइनस ए को 0 से पास करा था तो यहाँ माइनस का ए आता, बस फर्क ये पड़ता, तो जहाँ e रखा हुआ है ना वहाँ e की जगह माइनस ए रख दो आप। ऐसे सवाल हाइपरबोला में करेंगे तो वहां बचने की कोशिश करेंगे, ऐसे फॉर्मूला होगा हाइपरबोला के अंदर, वो बोलेंगे फोकस से पास हो रही है, इस तरह का रिजल्ट निकालो, तो वहां बचने की कोशिश करेंगे, वहां पर छोड़ देंगे, आप ही कर लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, वहां अपने आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, if the line lx plus my, if the line lx plus my if the line lx plus my plus n बराबर 0, n is equal to 0 intersects the ellipse,
intersects the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. If the line lx plus my plus n is equal to 0 intersects the ellipse at 2 points, intersect the ellipse at 2 points, intersect the ellipse in 2 points such that the difference of their eccentric angles is pi by 2, such that the difference of their eccentric angles is pi by 2. If the line intersects the ellipse at 2 points in such a way that the difference of their eccentric angles is pi by 2, then prove that a square l square plus b square m square is equal to 2n square. ये मैं प्रूव करना है. Then prove that a square l square plus b square m square is equal to 2n square. If the line lx plus my plus n बराबर 0 intersects the ellipse at 2 points such that the difference of the eccentric angles is pi by 2, then prove that a square l square plus b square m square is equal to 2n square. मतलब वो इलिप्स को ऐसे 2 पॉइंट पे काट रही है जिनके एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2 है. उनके एसेंट्रिक एंगल के बारे में पता नहीं है ना, उनके जो भी एसेंट्रिक एंगल है उनका डिफरेंस पाई बाय 2 है ना. किसका एसेंट्रिक एंगल बड़ा है किसका छोटा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर. आपको लगेगा भाई किसमें से किसको माइनस करूंगा ना, तो भाई उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा. आप कैसे भी डिफरेंस करके लिख दो. जब कुछ चीजों का अभाव होता है ना, कुछ जानकारियों का अभाव होता है, तो इसका मतलब उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता होगा. और अगर फर्क पड़ता है तो वो आंसर में सवाल में क्लियरिटी देते हैं, भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो थीटा आएगा, या इसको इसमें माइनस करेंगे तो फाई आएगा, या पाई बाय 2 आएगा. तो फर्क पड़ने पर वो क्लियरिटी देते हैं, अदरवाइज वो छोड़ देते हैं हमारे पास जैसे हम चाहेंगे वैसे आ जाएगा आंसर. हो गया बच्चों. सर्कल में इस तरह का सवाल किया था, हमने याद आ रहा हो तो आपको, हमने वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टेंजेंट निकाला था. हमने वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट निकाला था. यहां पर दिया हुआ है लाइन है, लाइन फिक्स है नो डाउट, लाइन को फिक्स ही है. हमें दे रखा है लाइन इस इलिप्स को ऐसे 2 पॉइंट पे काट रही है जिनके एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2 के बराबर है. अब अगर मान लो हमें इलिप्स पर ऐसे पॉइंट लेने हो जिनके एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2, ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है. मान लो एक पॉइंट पी थीटा हमारे पास है और एक पॉइंट क्यू फाई हमारे पास है. हम चाहते हैं इनके एसेंट्रिक एंगल थीटा और फाई का डिफरेंस पाई बाय 2 आ जाए, तो भाई इसको पाई बाय 2 कर दो, इसको 0 कर दो, इनका डिफरेंस पाई बाय 2 आ जाएगा. इसको कर दो 91 डिग्री, 91 डिग्री इसको 1 डिग्री कर दो, 92 डिग्री कर दो इसको 2. तो इसे सवाल सर्किल में भी किया था, आपको याद आ रहा हो तो
मुझे समझाने में समय भी काफी लगा था उस वक्त। तो हमने क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पोजीशन बना ली, भाई ऐसे दो पॉइंट पे काट रही जिनके एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2 है। तो देखो इस पॉइंट को मैंने लोकेट कर लिया, ये एलिप्स पर एक पॉइंट है, इसके एसेंट्रिक एंगल का मतलब मैंने कोरेस्पोंडिंग पॉइंट बनाया इसका, उसको सेंटर से मिला दिया, तो दिस थीटा इज एसेंट्रिक एंगल पॉइंट पी, इस पी पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल थीटा है। अब मुझे एक पॉइंट और चाहिए, इसका एसेंट्रिक एंगल 90 प्लस थीटा होना चाहिए। तो पहले मैंने 90 डिग्री का डायग्राम बनाया, 90 डिग्री, तो ये जो पूरा एंगल है कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। अब 90 को बनाया तो आगे बढ़ा दिया इसको मैंने, यहाँ पॉइंट लिया सर्कल पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट P1 है, ये जो पॉइंट P1 है, इस P1 का एसेंट्रिक एंगल, इस P1 का एसेंट्रिक एंगल 90 प्लस थीटा होगा बच्चों, समझ में आया होगा, कल बड़े आसानी से समझाया था मैंने आपको। लेकिन मैंने मान लिया फाई है, फाई मान लिया, डायग्राम बनाया ना मैंने, ऐसे दो पॉइंट दिखाया आपको इलिप्स पर जिनके एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2 है। और व्हाट इज फाई माइनस थीटा, लग रहा है भाई फाई बड़ा है ना, फाई बड़ा होगा तो फाई माइनस थीटा लिख दिया मैंने आपको, या इसको फाई मान लो, उसको थीटा मान लो, तो थीटा माइनस फाई लिख दिया। ऐसे दो पॉइंट आ गए हमारे पास। अब हम देख रहे हैं भाई ये जो लाइन थी, यानी डायग्राम ऐसा कुछ है, हमने ऐसा दिखा दिया ना, वो लाइन ऐसा आ गई, वो कहीं और भी काट सकती थी, वो कहीं और भी काट सकती थी, ऐसा नहीं, तो ऐसा कोई दो पॉइंट और भी ले सकते थे, 1 डिग्री यहाँ से बढ़ा दो, 1 डिग्री नीचे कर दो, और भी ले सकते थे, लेकिन मान लिया लाइन दिखा दिया हमने। और ये आगे लाइन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ये लाइन नंबर 1 आ गई, ये एलिप्स रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, 2 करना है, मैंने जो रखा था उसको लिख दिया ना। अब कैसे करें भाई, इस लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है। अब देखो ये थीटा और फाई को मिलाने वाली कॉर्ड है, ये थीटा और फाई को मिलाने वाली कॉर्ड, क्या इसका इक्वेशन जानते हैं बच्चों? इसका भी इक्वेशन जानते हैं, तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ पी P1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी थीटा एंड P1, इस पर दो पॉइंट है, इनको मिलाने वाली कॉर्ड का इक्वेशन लिख दिया हमने। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x अपॉन a cos ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन 2 प्लस y अपॉन b sin ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन 2 आ जाएगा। ये ऐसा आ गया। अब हमें क्या सवाल में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है और एक a और b दिया है, तो जो रिलेशन आएगा वो एलिमेंट और a और b के अंदर आएगा। थीटा और फाई तो हमने इंट्रोड्यूस करा है, और थीटा और फाई बेसिकली वेरिएबल भी है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो सकता है या 0 हो सकता है, ये 91 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, ये 92 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है। तो थीटा और फाई हमें गायब करना है और हमें एलिमेंट और ab में रिलेशन निकालना है। तो क्या करें, ये जो लाइन है ये भी इसी लाइन का इक्वेशन है, ये भी P1 का इक्वेशन है, और ये भी किसका इक्वेशन है, ये भी P1 का इक्वेशन है, ये भी P और P1 का इक्वेशन है, ये भी P और P1 का इक्वेशन है। दो इक्वेशन है लेकिन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या करो, सेम कर दो और किसी एक वेरिएबल को कम कर दो। यहां से लिख दो फाई इज इक्वल टू, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा का यूज करना, ताकि एक वेरिएबल तो कम हो जाएगा ना, फाई की जगह रख दो पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या जाएगा x अपॉन a, फाई को लिख रहे हैं पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा आ जाएगा, फिर आ जाएगा y अपॉन b sin ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा माइनस फाई लिखेंगे तो 90 है, 90 का माइनस 90 आएगा, 1/√2 आ जाएगा, और 1/√2 को मैंने इधर इंटरचेंज कर लिया, माइनस का 1/√2 बराबर है। तो इंटरचेंज करा, अगर कंपेयर करूंगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म इस तरफ लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म को इस तरफ लेके आ गया बच्चों मेरा, है ना, x को, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दो अलग अलग इक्वेशन है लेकिन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको कंपेयर करूंगा मैं, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म इस तरफ था तो कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, ऐसे निकाल लिया। अब इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, since 1 and 3 represent the same line, since 1 and 3 represent the same line, 1 और 3 सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इनके जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो सेम कर देंगे, और हमें फाई को गायब करना है। अब फाई थीटा बचा ना बस हमारे पास, तो थीटा को गायब करना है, गायब कर देंगे। तो यहाँ जो x का कोएफिशिएंट कितना आ गया, cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, अब तो कर सकते हैं वैसे आप, cos पाई बाय 4 प्लस थीटा अपॉन a, ये तो x का कोएफिशिएंट था, अपॉन है, दोनों के x के कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लिया, तो y के कोएफिशिएंट है उनका रेशियो निकाल लो, sin ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन 2 अपॉन b आ जाएगा, और वहां जो y का कोएफिशिएंट आएगा वो m आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है बच्चों, माइनस का 1/√2 है, और वहां कितना है, वहां पर है, बस यहाँ से cos निकाल लेंगे, वहां से sin निकाल लेंगे, स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे और हमारा थीटा हट जाएगा, और एलिमेंट और a और b में रिलेशन आ जाएगा, एलिमेंट और a और b में रिलेशन आ जाएगा, एलिमेंट और a और b में रिलेशन आ जाएगा। तो हम इसे निकाल सकते हैं, cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, यहाँ से निकाल लिया cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, वो कितना आएगा बच्चों, a तो नीचे आ जाएगा, इस a को मैं नीचे लिख सकता हूँ ऐसा, इस b को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, और उस √2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इस √2 को मैंने ऐसा लिख दिया, माइनस साइन ऊपर रहेगा कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का a है, माइनस a अपॉन n√2, ये ऐसा आ जाएगा, एंड sin ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, सेकंड और थर्ड रेशियो का यूज करके मैं sin पाई बाय 4 प्लस थीटा निकालूंगा, दैट इज माइनस b अपॉन n√2,
और हमें थीटा गायब करना है तो स्क्वायरिंग करके छोड़ देंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे निकाल के कैलकुलेट कर लिया, कॉर्ड का यूज कर लिया, उस फॉर्मूले का यूज करके देखा हमने और यूज करके बड़ी आसानी से निकाल लिया। करने में देखो अपन ऐसा भी कर सकते थे, हमने ठीक है उस कॉर्ड के इक्वेशन का यूज कर लिया, वरना ऐसा भी कर सकते थे, ये लाइन है इस इलिप्स को दो पॉइंट पे कट कर दी, इनके एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस क्या है पाई बाय 2 है ना, हम देख रहे हैं पी पॉइंट तो क्या हो गया पी थीटा हो गया ना, पी तो हो गया पी थीटा और उसका मतलब क्या हो गया a cos थीटा बराबर b sin थीटा, ये पी थीटा पॉइंट तो ही हो गया। और p1 क्या हो गया, p1 हो गया p1 इज पाई बाय 2 प्लस थीटा, p1 का जो एसेंट्रिक एंगल है वो क्या है थीटा प्लस पाई बाय 2 है ना, और हम इस कोण को निकाल सकते हैं, थीटा की जगह रख दो पाई बाय 2 प्लस थीटा रख दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का a sin थीटा और b cos थीटा आ जाएगा। समझ आ गया बच्चों, यहाँ थीटा की जगह हमने पाई बाय 2 प्लस थीटा रख दिया। अब देखो ये दोनों पॉइंट p और p1 ये कहां लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा और थीटा को गायब कर देंगे, दोनों की स्क्वायरिंग करके जोड़ोगे थीटा गायब हो जाएगा। अपन सवाल ऐसे भी कर सकते थे ये ठीक है, वो कॉर्ड का इक्वेशन यूज कर लिया हमने, मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों आपको, ये पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है और ये वाला पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो थीटा में दो रिलेशन आ गए और थीटा गायब करना है तो स्क्वायरिंग करके जैसे जोड़ोगे आप तो थीटा हट जाएगा और हमारे पास ए एल बी एम सी एम रिलेशन आ जाएगा जो भी है। इस तरह से कॉर्ड का इक्वेशन यूज कर सकते हैं और उसका यूज करके निकाला जा सकता है। तो दिस इज एलिमेंट्री जो इलिप्स था वो कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री हाइपरबोला, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल अपन एक साथ पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम देख चुके हैं सिमेट्री होती है इनमें ना, तो टेंजेंट नॉर्मल के सवाल अपन एक साथ करेंगे। ये एलिमेंट्री इलिप्स पढ़ लिया हमने, अब एलिमेंट्री हाइपरबोला पढ़ेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन नॉर्मल का इक्वेशन ये सब एक साथ लिखाएंगे और एक साथ लिख के सवाल करेंगे। अब आते हैं अपन एलिमेंट्री हाइपरबोला पर, तो बस अब तो सब काम आपको करना है ना, जैसे कि आपने वादा किया था भाई सब समझा दिया मैंने, समझाता भी क्या था आपको भाई e1 से बड़ा होगा, वही हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आ जाएंगे जनरल इक्वेशन पर, फिर आएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन पर, फिर आएंगे डायग्राम पर, है ना, ऐसे फिर आएंगे ऑक्सिलरी सर्कल पर, इन पर आ जाएंगे, सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे ना। तो हाइपरबोला आ गया बच्चों पर, तो डेफिनेशन आपको ही लिखनी है ना, मैं बोल सकता हूँ बस डिक्टेट नहीं करवाऊंगा आपको, तो बोल सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस from a fixed point to its distance from a fixed straight line always remains constant and greater than unity, बस 1 से बड़ा होना है, यानी that is to say definition क्या होगा ps upon pm is equal to e, ps upon pm is equal to e, और बस यहाँ e क्या है, e 1 से बड़ा है, यहाँ e को 1 कर दूंगा तो ये पैराबोला बन जाएगा। आपको लिखनी है, लिखना जरूर है आपको ना, मैं लिखवा नहीं रहा लेकिन आपको लिखना जरूर, थ्योरेटिकली आपको जरूर लिखना है ना, बस e को 1 से बड़ा कर। अब आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन पर आ जाएंगे हम, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो क्या होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर lx प्लस my प्लस m का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ऑब्वियस बात है यहाँ e1 से बड़ा, अगर हम बोल रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है तो ऑब्वियस बात है e1 से बड़ा होगा। अब आ गया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो क्या करेंगे भाई, जैसे फोकस में वहां एज्यूम करते हैं, यहाँ एज्यूम कर लो दैट द फोकस इज s a, 0 e is equal to e and the equation of directrix is x is equal to e by, बस वहां e1 से छोटा था और यहाँ e1 से बड़ा हो जाएगा, हमने एज्यूम कर लिया। अब इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे बच्चों, मैंने समझाया था ना आपको, मैं समझा दिया था आपको, तो उससे इक्वेशन देखो ये आ जाएगी इसकी x स्क्वायर माइनस का 2a into x प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2a into x। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको ना, बताया मैंने सब लिखवाया सब आपको ना, ये आ जाता है बच्चों से सेम एग्जैक्टली वही आएगा, वही तो आएगा बच्चों से, वही एज्यूम किया है अपन ने, वही आएगा हमारे पास, और वही इंटरचेंज करूंगा तो इंटरचेंज करने से कट जाएगा। अब फर्क पड़ेगा बस इंटरचेंज करने में, यहाँ भी e1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे भाई, ये इस x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और x स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं तो y स्क्वायर को उधर ले जाएंगे ना, और इसको ले जाएंगे इधर, ये इंटरचेंज कर देंगे इसे, और a स्क्वायर को लेके आ जाएंगे इस तरफ, ये इंटरचेंज कर देंगे,
इंटरचेंज कैसे भी करो, सबको लेके आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने समझाया था आपको इंटरचेंज कैसे करना है, उससे इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इंटरचेंज करने के तरीके से इक्वेशन चेंज नहीं होती है, इक्वेशन तो वही रहती है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से दिखने में अच्छा लगे ना तो उस हिसाब से चेंज करते हैं। हमने क्या करा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को यहाँ रखिएगा और ए स्क्वायर को इधर लेके आ गया, और वो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, इससे डिवाइड कर दो, व्हाट विल गेट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मैथमेटिशियन को अच्छा नहीं लगा है तो उन्होंने क्या करा, ऐसे एज्यूम कर लिया, लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस 1, ताकि बोलने में अच्छा लगेगा, लिखने में अच्छा लगेगा, है ना, जगह कम लगेगी, इससे उन्होंने ऐसे एज्यूम कर लिया बी स्क्वायर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ऐसा हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया बच्चों। ये वही इलिप्स का इक्वेशन, अगर मैं यही बोल दूं कि e 1 से छोटा है, ये इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। तो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या इस इक्वेशन को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, ये जैसे लिख सकता हूं, इसको मैंने बी स्क्वायर मान लिया इलिप्स के अंदर। अगर e 1 से छोटा है तो ये अच्छा लगता है देखने में, वरना हमने e 1 से बड़ा है यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दिया ताकि अब ये ए स्क्वायर है तो ये जैसा आ गया, और ये पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव, इसको बी स्क्वायर मान लिया ताकि बोलने में अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, लिखने में भी अच्छा लगेगा ना। अब ध्यान से देखें यहाँ पर, क्या e 1 से बड़ा है, e 1 से बड़ा है, तो क्या मैं a और b को कंपेयर कर सकता हूँ? अब मैं a और b को कंपेयर नहीं कर सकता, a बड़ा भी हो सकता है, a छोटा भी हो सकता है, और a और b बराबर भी हो सकते हैं। भाई अगर e को रूट 2 मान लो, अगर e को रूट 2 मान लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, a और b बराबर भी आ जाएंगे। तो यहाँ a बड़ा है चाहे a छोटा है, चाहे दोनों बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि इसमें फर्क पड़ता है ना छोटे बड़े का। और एक हाइपरबोला हम घर से निकाल के लाएंगे ना, एक निकाल के लाएंगे, मैं मान लिया फोकस वही 0, b है, एक हाइपरबोला b निकाल के लाएंगे इधर से 0, b, मान लिया a बराबर b है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू b। वो तो वैसे ही आएगा, ऐसे इलिप्स आएगा ना, वैसे ही आएगा वो तो। ऐसे कैसे, बस यहाँ e1 से बड़ा है, एक आप घर से निकाल के लाएंगे इस हाइपरबोला को, दो स्टैंडर्ड आएंगे हमारे पास। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ ए और बी का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इलिप्स के अंदर फर्क पड़ता है ए छोटा है कि बी बड़ा है, ये फर्क पड़ता है। और हम ध्यान से देखें, यहाँ पर जो बी स्क्वायर है वो है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से मैं इस हाइपरबोला के इस तरह से अगर हाइपरबोला लिखा हुआ है तो उसके इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन में निकाल सकता हूँ, और वो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अगर ऐसा लिखा होगा तो मैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, जैसे इलिप्स के लिए क्या लिखते हैं अपन, और इलिप्स हॉरिजॉन्टल है तो उसके लिए लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आप, ए रिजल्ट तो अपन ऐसे निकाल लेंगे। देखो ये हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन था, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स था हमारे पास, और इसके लिए क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। ये इसके लिए होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा होता है बच्चों, ये निकाला सब अपने हाथ से निकाला है अपने ना, इससे डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है ना। अब देखो इसमें अगर मैं बी स्क्वायर की जगह, अगर मैं इस इलिप्स की इक्वेशन में बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो ये तो आ जाएगा। अगर मैं बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दूं तो ये आ जाएगा। यहाँ भी बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, ये आ जाएगा। यहाँ भी बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो तो ये आ जाएगा। तो काफी रिजल्ट तो अपन ऐसे निकालेंगे कि भाई इलिप्स में बी स्क्वायर था, वहां माइनस बी स्क्वायर रख दो भैया, तो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा। समझ आ गया बच्चों, निकाला भी, अपने हाथ से भी निकाला है, वो भी निकाल रखा है, उनको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ताकि हो सकता है कहीं ना कहीं कन्वीनियंट रहे हमारे लिए। अब ध्यान से देखो, जब इलिप्स का ही निकालते हैं ना तो गलती पकड़ाई में आ जाती है। हम जानते हैं बड़ा नंबर नीचे आएगा, छोटा नंबर ऊपर आएगा, क्योंकि अगर मान लो उल्टा कर देंगे, बड़ा नंबर ऊपर लिख देंगे, छोटे को नीचे लिखेंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा, और गड़बड़ लिखते ही मालूम पड़ जाएगा भाई ई स्क्वायर नेगेटिव आ गया, गलत लिखते हैं मालूम। लेकिन यहाँ हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, या तो चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, ये 1 से बड़ा ही आएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो हमें अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि किसको नीचे लिखें किसको ऊपर लिखें ना, कि कैसे, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा बच्चों, समझा रहा हूँ आपको ना, मैं बात समझा रहा हूँ आपको। तो हम देख रहे हैं यहाँ तक गलती करेंगे तो मालूम पड़ जाएगी, यहाँ गलती करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगी। तो अपने को ध्यान रखना है कैसे एसेंट्रिसिटी निकालें। तो एक तो भैया जब भी हाइपरबोला ऐसे लिखा हो,
इजिकल टू 1 जो लिखा हुआ है, इजिकल टू 1, तो इजिकल टू 1 में जो पहले है, चाहे ए स्क्वायर हो, चाहे बी स्क्वायर हो, चाहे सी स्क्वायर हो, चाहे डी स्क्वायर, अगर इजिकल टू 1 है तो जो पहले लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो बाद में लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, अपन ऐसे बोल रहे हैं अगर इजिकल टू 1 है, इजिकल टू 1, तो जो पहले लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा और बाद वाला डिनोमिनेटर में आएगा। कुछ अपन और जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे भी आगे चलकर, अभी अपन ने स्टार्ट ही किया है ना। जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा आ जाएगा, कभी ऐसा लिखा x स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर a स्क्वायर इजिकल टू 1। अब इसका निकालो एसेंट्रिसिटी, तो भाई यहाँ हमने a स्क्वायर की जगह c स्क्वायर लिख दिया और b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख दिया। इसका एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? e स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस जो पहले है इजिकल टू 1 अगर है तो जो पहले है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो बाद में है डिनोमिनेटर में आएगा। इसलिए ए और बी को रटना नहीं है अपने को, ए नीचे आएगा बी ऊपर आएगा, ऐसा नहीं रटना अपने को। अगर इजिकल टू 1 है तो जो पहले लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा और बाद वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? थोड़ा अपन और जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे ना। फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ, अब चाहे ऐसे लिख दो, मान लो मैं ऐसे लिख देता है, मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ बी स्क्वायर। अपने को रटना नहीं है कि ए पहले आएगा बी पहले आएगा, अपने को रटना है भी है इजिकल टू 1 है तो जो पहले आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो बाद में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। मैं हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, आपको सुनना है ध्यान से और वाकई में विजुअलाइज करना है कि हाँ सही बोल रहे हैं सर, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब डायग्राम बनाने का नंबर आ गया बच्चा, हमने निकाल लिया इसका फोकस, निकाल लिया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल ली। अब डायग्राम बनाना है, तो देखो सर्कल का डायग्राम बनाते हैं तो आपको समस्या नहीं आती भाई आपने डायग्राम क्यों बनाया। पैराबोला का डायग्राम बनाया, आपको समझा के बताया मैंने ना। इलिप्स का डायग्राम मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी क्योंकि समझ में आ गया फटाफट, हमने उसको सर्कल विजुअलाइज कर लिया और देख लिया दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सर्कल जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है वैसा डायग्राम बना दिया, बस ए को बड़ा कर दिया बी को छोटा कर दिया, सर्कल को दबा दिया बस थोड़ा ऊपर से, तो वो बी छोटा हो गया। अब इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे आपको ना। अब देखो ये एडवांटेज वही होती है, सिमेट्री होती है ना। सिमेट्री के क्या है, मैथमेटिक्स में काफी सारे रूल होते हैं, हमारे क्या ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, कुछ बेसिक कर्व है, काफी डायग्राम भी बनाते हैं अपन, लेकिन ऐसा कोई अजीबोगरीब कर्व का डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने को। जब आप वहां जाएंगे तो पूरा एक चैप्टर होता है, सिमेट्री के रूल होते हैं अलग अलग, उन सिमेट्री के रूल अगर हमें याद है तो ऐसा कोई अननोन कर्व भी हमारे पास आ जाए तो उसमें सिमेट्री के रूल अप्लाई करते जाओ सिस्टमेटिकली और डायग्राम बनाते जाओ, तो सिमेट्री के रूल से काफी हेल्प मिलती है अपने को। मैंने जो भी बताया आपको उससे हमारा काम चल जाएगा। इस हाइपरबोला का डायग्राम बनाना है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे साथ कि हम ये बात जानते हैं कि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब इसका डायग्राम दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसा डायग्राम इधर बनेगा वैसा उधर बनेगा, जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनेगा। और अगर ऐसा है हम इसका डायग्राम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा बनेगा वैसा बन जाएगा। अब कैसे बनाया है, तो बनाने के लिए सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इतना मैंने कभी नहीं बताया होगा आपको क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी अपने को। अब ध्यान से देखें, पहले ये पता लगाते हैं हम डायग्राम बना रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड है अपने, और यहाँ जो भी पॉइंट आएगा उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट ध्यान से देखो आप, सबसे पहले पता लगाते हैं एक्स एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, तो उसके लिए क्या करें, y बराबर 0 रख दो, पुट y बराबर 0, और अगर मैं y बराबर 0 रखूंगा तो याद आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मैं डायग्राम फटाफट खींच भी सकता हूं बच्चों, ऐसे बनता है, बस ऐसे खींच भी सकता हूं, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरे को लगता है पूरी समझने की कोशिश भी करेंगे। देखो x बराबर है क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड है, वो तो अगर x बराबर a आएगा तो माइनस a भी आएगा, हम जानते हैं ना, तो ये a, 0 पर कट करेगा, x एक्सिस को भी यहां कट करेगा a, 0। ठीक है बच्चों, यहां कट करेगा, यहां भी कट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम डायग्राम यही बना रहे हैं इसी उसी पॉइंट को ले। अब सेकंड स्टेप पर आ रहे हैं, अब देख रहे हैं y एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, तो उसके लिए क्या करा हमने, y पर x बराबर 0 रख दिया, और जिसे मैं x बराबर 0 लिखूंगा, व्हाट वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू -b स्क्वायर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, y स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी ये हाइपरबोला इस एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं करेगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब बहुत बड़ी समस्या आ गई हमारे लिए, अगर हमें इलिप्स की बात करते हैं ना तो भाई y बराबर b पर काटेगा वो, क्योंकि प्लस b स्क्वायर आता तो y बराबर b पर काटता, भैया b पर काट रहे हैं a पर, सर्कल की तरह का शेप आएगा, ये मिला दिया था अपन ने फटाफट, है ना। हमने ये भी फील नहीं करा था भाई y को कहां काटेगा, हालांकि बोला था मैंने लेकिन लिखवाया नहीं था ऐसे आपको। अब यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ गई, भाई इसको काटेगा ही नहीं। डायग्राम बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x एक्सिस को यहाँ काटेगा, y एक्सिस को काटेगा ही नहीं। अब डायग्राम कैसे बनाना, तो हमारे माइंड में दो बातें आ रही हैं।
कि भाई आप वो यहाँ काटेगा एक्स, या तो डायग्राम इसके उधर बनेगा या डायग्राम इसके इधर बनेगा। अगर इसके इधर बनेगा तो कैसे बनेगा भाई, यूं मान लो डायग्राम आया, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड है, बस हम यहाँ डायग्राम नहीं बना रहे, यहाँ नहीं बना रहे, यहाँ नहीं बना रहे, या तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब मान लो यहाँ कट कर रहा है और कहीं कट भी नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को इसके अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के अलावा कहीं कट भी नहीं करेगा, तो हो सकता है हमारे माइंड में यूं आ रहा हो यूं चलेगा, यूं तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वाई एक्सिस को काट देगा, वरना तो लग रहा है यूं चल के यूं चल जाएगा ऊपर, ये माइंड में आ सकता है हमारे। क्या फिर हो सकता है डायग्राम इसको उधर बनेगा, तो हमें क्या करना है, रीजन चेक करना पड़ेगा कि किस रीजन में डायग्राम बनेगा, ये ए के बाद बनेगा या ए के पहले बनेगा, यानी एक्स ए से बड़ा हो सकता है या एक्स ए से कम हो सकता है। उसके लिए क्या करा हमने, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, देखो आप, हमने लिखा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल, इक्वेशन ये है बच्चों हमारे पास, इक्वेशन हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया बच्चों, लिख सकता हूँ, सही है ना, लिख सकता हूँ। अब देखो ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, ये ऑलवेज क्या है, नॉन नेगेटिव है, और अगर ये नॉन नेगेटिव तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए ये भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव, यानी या तो ये जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अच्छा बताओ ये जीरो के बराबर कब होगा, जब एक्स बराबर ए होगा, जीरो से बड़ा कब होगा, जब एक्स ए से बड़ा होगा, क्योंकि अगर एक्स ए से कम हो गया तो बात ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की कर रहे हैं ना भाई, हमें देखने में एक्स जीरो से ए के बीच में है या एक्स ए से बड़ा है, तो अगर एक्स जीरो से ए के बीच में हो गया, अगर एक्स ए से कम हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर एक्स ए होगा तो जीरो होगा, कोई बात नहीं, चल सकता है, और अगर एक्स ए से बड़ा होगा तभी ये पॉजिटिव आएगा और तभी ये बराबर आ पाएंगे, यानी या तो एक्स ए या तो ए से बड़ा है, यानी ये डायग्राम इधर बनने वाला है, ये डायग्राम से इधर बनेगा, इधर डायग्राम बनेगा ही नहीं। क्लियर हुआ बच्चों, है ना, मैथमेटिकल रीजन है हमारे पास, उसका रीजन हमारे पास मैथमेटिकल है। अब हम देखेंगे डायग्राम अगर इधर बनेगा, यानी मैं एक्स को यहाँ पर ए रख सकता हूँ या ऐसे बड़ा रख सकता हूँ, एक्स को ए रख दो, 2a रख दो, 3a रख दो, 4a रख दो, 5a रख दो। अब देखो जो भी ये वैल्यू आएगी ना, अगर एक्स ए के बराबर या ए से बड़ा है तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो ये अगर ये 4 के बराबर आएगा तो y बाई बी की दो वैल्यू आएंगी, यानी ये जो भी आएगा हमारे पॉजिटिव आएगा, ऐसा होने पर ये पॉजिटिव आएगा, और y की दो वैल्यू आएंगी, जितना ऊपर आएगा उतना नीचे भी आएगा, दो वैल्यू। हालांकि हम डायग्राम से फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं x को बढ़ाता रहूंगा, x को 2a करूंगा, 4a करूंगा, 6a करूंगा, 5a करूंगा, तो ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, और अगर ये बढ़ती रहेगी तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बढ़ता रहेगा, मतलब y भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। और ध्यान से देखें, अगर मैं x को इनफाइनाइट कर दूं तो ये वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इनफाइनाइट आएगा, मतलब y भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, अगर मैं x को बढ़ाता रहूंगा तो y बढ़ता रहेगा, और इनफाइनाइट तक भी जा सकता है ना, मतलब डायग्राम बनाते हैं, यहां से बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, x को बढ़ाता रहूंगा, y को बढ़ाता रहूंगा, x को बढ़ाता रहूंगा, y को बढ़ाता रहूंगा, स्मूथ ग्राफ बनेगा। सिर्फ मैनुअली क्या हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन अपने समझ में आ रहा है भाई, x को बढ़ाता रहूंगा, y को बढ़ता रहेगा, ये सब आ जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्लैट हो जाएगा आगे जाके, फ्लैट नहीं होगा बच्चों में, चलता रहेगा लगातार, मैं x को बढ़ाता रहूंगा, y बढ़ता ही रहेगा, हर पॉइंट पर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो x भी बढ़ेगा, y भी बढ़ेगा, हाइट बढ़ती रहेगी बच्चों, हर पॉइंट बस हमारा काम चल गया। अब जैसे डायग्राम ऊपर बन रहा है वैसे डायग्राम नीचे बना दो, ये इसका मिरर इमेज बना दो, और जैसे डायग्राम उधर बन रहा है वैसे इधर बना दो, वो 1,0 पर तो ये माइनस 1,0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1,0, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। उसकी कॉपी कर दी बस हमने, उसकी कॉपी कर दी, ये बन गया बच्चों। तो ये पूरा कंप्लीट एक कर्व है, ये पूरा इस कर्व का डायग्राम जो है, ये ऐसा नहीं कि ये इसका डायग्राम है या उसका डायग्राम, ये दो ब्रांचेस मान सकते हैं, एक ही कर्व की दो ब्रांच है, एक कर्व है, ये पूरा एक कर्व है, इस पूरे कर्व का नाम हाइपरबोला है, और इसका एक ब्रांच ये मान सकते हैं और एक ब्रांच ये मान सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों, इसलिए वो सिमेट्रिक रूल काम आया हमारे यहाँ, पहली बार मेहनत करी हमने, डायग्राम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया और बना के कैलकुलेट कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों, ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। अब ध्यान से देखें, अपन इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया ना, इस पॉइंट को मैंने ए डैश मान लिया, दिस इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ये सेंटर ऑफ द हाइपरबोला होगा। अब ध्यान देखें, इसका वर्टेक्स फोकस क्या था इसका बच्चों, इसका फोकस था एस ए कॉमा 0, इसका फोकस था एस ए कॉमा 0, तो ए कॉमा 0 कहां आएगा, अब ई 1 से बड़ा है तो ए की जो वैल्यू आएगी वो ए से बड़ी आएगी, जो ई की वैल्यू आएगी वो ए से बड़ी आएगी, ये आ गया एस ए कॉमा 0, एस ए कॉमा 0। डायरेक्ट क्या था बच्चों इसका, x इक्वल टू a बाई, अब ये e 1 से बड़ा है तो a बाई की जो वैल्यू आएगी वो a से कम आएगी, तो अगर x बराबर ये है, ये यहां आ जाएगा बच्चों, दिस लाइन इज x इक्वल टू a बाई, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट x। इसका सेंटर है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये डिस्टेंस है a बाई, वहां भी ऐसा था,
ये इसको बोलेंगे फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, और अभी देखेंगे अपन डिफाइन करेंगे इसको क्या मान लिया मैंने। वहां भी सेंटर, इलिप्स के अंदर भी सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, ए ही होती है ना। इसको वर्टेक्स बोलेंगे बाद में, अभी जाके डेफिनेशन लिखेंगे समझ में आ जाएगा हमारे। ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इसको वाई एक्सिस बनाया था ताकि याद रहेगा आपको, और ये एक्स एक्सिस हमारे पास है। अब हम बोल रहे हैं अगर ये डायग्राम इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब अगर एक फोकस यहाँ आ रहा है तो एक फोकस इधर भी आएगा, अगर एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ रही है एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ भी आएगी। अब ध्यान से देखें, एक बात और डिस्कस करते हैं अपन कि भाई ये जो पॉइंट हाइपरबोला पर है, इसकी फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी एएस और ए ये कांस्टेंट रहेगा और ई के बराबर रहेगा। हम जानते हैं फिक्स मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऊपर आती है, लाइन से डिस्टेंस नीचे आती है, और ये 1 से बड़ा, और अगर ये 1 से बड़ा है तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इलिप्स के अंदर ये 1 से कम होता है, यानी ये जो पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है इसकी फोकस से डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। अगर ये पैराबोला पर होगा तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, अगर ये इलिप्स पर होगा तो एएस कम होगा और ए की ज्यादा होगा। समझ रहे ना बच्चों? और ये इसका इस्तेमाल करके अपन ये वर्टेक्स निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम देखें ना भाई, इस हाइपरबोला का ये फोकस है, ये इस हाइपरबोला का फोकस है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, यानी ये जो पॉइंट है जो हाइपरबोला पर है, ये इस एस के सेगमेंट को E:1 में डिवाइड कर रहा है, E:1 में डिवाइड। आपको याद रहा शीट पे सवाल था, हमने वर्टेक्स निकालने के लिए इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करा था। ऐसे ये पॉइंट भी कहां है, ये पॉइंट भी हाइपरबोला पर है, ये भी हाइपरबोला पर है, और अगर ये भी हाइपरबोला पर है तो इसकी भी फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होगा। लेकिन ये जो पॉइंट होगा कि इस एस के लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली इन द रेशियो E:1। E किस तरफ होगा बच्चों, फोकस की तरफ होगा। ये यहां भी ये फोकस E:1 में डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मुझे बोल रहा हूं इससे निकाल लिया। तो अब हमें सिमेट्री से देख सकते हैं कि अगर ये सिमेट्रिक है तो हाइपरबोला के भी 2 फोकस होंगे और 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे। तो फ्रॉम द सिमेट्री वी कैन से दैट, लिख लें आप, फ्रॉम द सिमेट्री वी कैन से दैट hyperbola has 2 foci and 2 directrices. From the symmetry we can say that hyperbola has 2 foci and 2 directrices. Hyperbola has 2 foci and 2 directrices. Next answer लिखेंगे। First, one focus is as A, 0 and the corresponding directrix. And the corresponding directrix is x is equal to a y। तो हमने देखा ही था, मैथमेटिकली इसको निकाल के देखा है ना। From the symmetry we can say hyperbola has 2 foci, one is this and the corresponding directrix is x is equal to a y, and the second focus is s dash minus का a, 0 and the corresponding directrix is equal to x is equal to minus a y। इसको मैथमेटिकली देख सकते हैं अपन चाहे तो। हमने फोकस को ये लिया था, डायरेक्ट्रिक्स को ये लिया था, तो माइनस का 2aex वाला जो टर्म आया था वो दोनों तरफ से कट गया था ना। अगर हम एक फोकस ये ले लेंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स ये लेंगे तो टर्म्स कटेगी नहीं हुए ना। अगर हम फोकस का ये लेंगे और डायरेक्ट्रिक्स को ये लेंगे x इक्वल टू माइनस a बाई, तो बन जाएगा प्लस का 2aex बन जाएगा और वापस कट जाएगा और वापस ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है समझाया भी था मैंने आपको मैथमेटिकली भी, और मैंने जो डेफिनेशन से भी समझाया था आपको कि अगर ये जो पॉइंट, अगर मैं इस फोकस की देखिए यहाँ ये डिस्टेंस कितनी बच्चों ए ही है, यहाँ से देखिए डिस्टेंस ए, सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस ए है, और अगर यहाँ ए डिस्टेंस पर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए डिस्टेंस पर आ जाएगा, एक फोकस आ जाएगा माइनस का ए, डायरेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है ए बाई, यहाँ से मेजर कर लो, ए बाई डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से मेजर कर लेना, ये ए बाई आ जाएगा, दिस इज एक्स इक्वल टू ए बाई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, इसको बोल देते हैं के डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो जब भी हम इस फोकस की बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू लेंगे, इस फोकस की बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू लेंगे, यानी अगर मैं हाइपरबोला पर यहाँ पे पॉइंट लूं, हाइपरबोला पर यहाँ पे पॉइंट लूं, और कोई भी पॉइंट अगर मैं हाइपरबोला पर लूंगा उसकी फोकस से डिस्टेंस निकालूं, लाइन से डिस्टेंस निकालूं, तो वो रेशियो 1 से बड़ा आएगा, वो रेशियो 1 से बड़ा आएगा, आएगा ना 1 से बड़ा, वो रेशियो 1 से बड़ा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि फोकस तो ले लूं ये वाला और लाइन ले लूं ये वाली, ऐसा नहीं कर सकता मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पॉइंट ये लिया मैंने, इसकी इस फोकस से डिस्टेंस निकालूं और लाइन ले लूं ये वाली, लाइन ले लूं ये वाली, ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। अगर मैं फिक्स पॉइंट ये ले रहा हूं
तो लाइन भी मैं ये लूंगा बच्चों में, वरना दिख रहा है ना ये तो रेशो क्या आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा दोनों। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? जब भी हम फोकस से लेंगे और डायरेक्ट एक्स से वाले लेंगे, फोकस से लेंगे डायरेक्ट एक्स से लेंगे, फिर डायग्राम बना लिया, हमें सब कुछ लिख लिया ना। नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बच्चों पहली डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? वहां फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारे पास मेजर एक्सिस की, यहां पर लिखेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, बस नाम चेंज हुआ है, डेफिनेशन सेम है, नाम चेंज हो जाएगा बच्चों, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, फर्स्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस इट इज अ लाइन, सेम डेफिनेशन बच्चों कॉपी कर सकते हैं आप चाहें तो, इट इज अ लाइन passing through the foci S and S dash, it is a line passing through the foci S and S dash, it is a line passing through the foci S and S dash, and it always intersects the hyperbola at real points, and it always intersects the hyperbola at real points. डेफिनेशन जनरलाइज वे में लिख रहे हैं कि सभी हाइपरबोला हो उसके लिए डेफिनेशन वैलिड है, और उन डेफिनेशंस को जैसे कि हमारी परंपरा है कि जो एक्सेलरेट कर्व है इसके लिए समझते भी जाएंगे और बाद में कलेक्शन की तरह लिख देंगे उसको। हाइपरबोला के ट्रांसफर एक्सिस का मतलब इट इज लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। अभी जो एक्सेलरेट हाइपरबोला हमारे पास है इसकी फोकस ये है हमारे पास, ये ट्रांसफर एक्सिस हो गया है, वहां इसी को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। एंड इट ऑलवेज इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला, हाइपरबोला का मतलब इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, हाइपरबोला को कट कर, एंड इट ऑलवेज इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला विद रियल पॉइंट्स, एंड दीस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, and these points of intersection are called vertices of the hyperbola, and these points of intersection are called vertices of the hyperbola. The line joining the foci S and S dash, and it always intersects the hyperbola at real points, and these points of intersection are called vertices of the hyperbola. Definition यही है ना, और हम देख रहे हैं ये स्ट्रेट हाइपरबोला है, इसके वर्टेक्स क्या हो गए बच्चों? एक तो a,0 हो गया और एक -a,0 हो गया। इलिप्स के अंदर भी ये होता है ना, एक a,0 हो गया और एक -a,0 हो गया, उसका इक्वेशन क्या हो गया? y = 0 हो गया। जो मेजर एक्सिस का होता है वो माइनर एक्सिस का होता है। सेकंड आ रहा है अपन कॉन्जुगेट एक्सिस पर, या इसके बारे में देते हैं आपने लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, से डिफाइन कर लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको मैंने, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस बोले डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, ये जनरल डेफिनेशन है इसकी, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। अब यहां देख रहे हैं भाई इस पर्टिकुलर डायग्राम में वर्टिसेस क्या है? a और a डैश है, फिर लिख दिया मैंने a डैश, पहले लिखा डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, फिर लिखा a डैश, और फिर लिख दिया भाई 2a। अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूंगा तो 2a आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट एक्सिस पर, नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एक्सिस, वहां बोलते हैं माइनर एक्सिस, यहां बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। इट इज अ लाइन passing through the center C of the hyperbola, it is a line passing through the center C of the hyperbola and perpendicular to the transverse axis. It is a line passing through the center C of the hyperbola and perpendicular to the transverse axis. It is a line passing through the center C of the hyperbola and perpendicular to the transverse axis. अब ये जो पर्टिकुलर डायग्राम बना हुआ है हमारे सामने, इसकी अगर हम बात करें तो ये इसके लिए ट्रांसफर एक्सिस हो गया, ये हाइपरबोला के सेंटर से पास हो रहा है और ये ट्रांसफर एक्सिस की क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन ध्यान से देखें, आगे लिखें, एंड इट नेवर इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट रियल पॉइंट्स। वहां कट करता है वो ना, माइनर एक्सिस वहां कट करता है, लेकिन यहाँ कट नहीं कर रहा है। एंड इट नेवर इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट रियल पॉइंट्स, एंड इट नेवर इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट रियल पॉइंट्स। ये हाइपरबोला को कभी रियल पॉइंट पे कट नहीं करेगा। अब देखो वहां इलिप्स पे तो कट करता है, वहां बोलते हैं अपन एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं अपन। तो हम देख रहे हैं भाई इस हाइपरबोला के लिए अगर =1 के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, =1, तो ये जो a है जो पहले लिखा होगा ना बच्चों, ये a कंट्रीब्यूट करेगा लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस में, ये a कंट्रीब्यूट कर रहा है लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस में। मेरी बात समझ रहे हैं? इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, मतलब =1 लिखा हुआ है, तो जो पहले जो लिखा हुआ होगा वो ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है a, क्योंकि वैसे लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 2 है, यहां से तक डिस्टेंस क्या a है, इसका डबल कर दिया अपन तो 2 आ गया। लेकिन हम कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ की बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपन बात करेंगे। आपको लगेगा एंड पॉइंट तो आ नहीं रहा, फिर भी लेंथ की बात क्यों कर रहे हो?
करते हैं लेंथ की बात है ना, समझ में आएगा आपको क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन भी समझ में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये तो कंट्रीब्यूट कर रहा है लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस में, a,0 आ गया माइनस a,0, ये b है, ये कंट्रीब्यूट करेगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस में। तो y एक्सिस पर एक पॉइंट आ जाएगा 0,b, इसको मैंने बना दिया 0,b और ये बना देंगे 0,-b। एक को b बोल दो, एक को b डैश बोल दो, b और एक को b डैश। इनको बोल रहे हैं एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इनको बोल रहे हैं एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। भाई कॉन्जुगेट एक्सिस काट तो नहीं रही सर, आपने एंड डिफाइन कर दी, तो भाई किसी कारण से किए होंगे ना, अभी थोड़ी बात आगे चलेगी समझ में आ जाएगा आपको। उसको बोल रहे हैं एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या लिख देते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ऐसे लिख दो आप। तो वो ठीक है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्रांसफर में, तो ये कंट्रीब्यूट कर दिया कॉन्जुगेट में, ऐसा मान लिया अपन ने, डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। हालांकि उसके एंड है नहीं, मेरी बात समझ रहे ना बच्चों आप, ऐसा बना लिया बस, उसके एंड डिफाइन कर दिए अपन ने। मैं ए कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्रांसफर एक्सिस के लेंथ, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ, बराबर आ गया बी डैश, ये डायग्राम बना हुआ है, बी डैश आ जाएगा तो भी आ जाएगा। अब ए बढ़ाओ बी बढ़ाओ उससे फर्क नहीं पड़ता आपने, उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। हम देख रहे हैं यहाँ, इसलिए मेजर माइनर नहीं बोल रहे, वहां नाम दे देते हैं मेजर माइनर, क्योंकि फर्क पड़ता है कि ए बढ़ाया कि बी बढ़ाया, यहाँ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इक्वल टू 1 लिखा हुआ होगा तो पहला वाला कंट्रीब्यूट करेगा ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ में, यहाँ से जो ए आएगा, यहाँ से जो बी आएगा वो कंट्रीब्यूट करेगा कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ में। अब हमने देखा था कि ये जो हाइपरबोला हमारे पास था, ध्यान से देखिए अपन, ये जो हाइपरबोला था अभी आपको निकाल के बताया मैंने ना, इस हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी आई थी वो क्या आया था बच्चों, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आया था। ये अपने हाथ से निकाल के दिखाया मैंने। इसको मैं ऐसे जनरलाइज कर सकता हूं वैसे ना, कंफ्यूजन खत्म कर रहे हैं अपन a और b का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 2b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, therefore इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल 1 प्लस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस का होल स्क्वायर। अब a और b का कंट्रीब्यूशन खत्म कर दिया हमने, भाई ऐसे लिखा हुआ था, मैं फॉर्मूला तो याद है भाई इसे ना, इक्वल टू 1 है तो पहला वाला डिनोमिनेटर में आएगा, दूसरा वाला डिनोमिनेटर में आएगा, चाहे इसको a स्क्वायर बोलो, चाहे b स्क्वायर बोलो, चाहे c स्क्वायर बोलो, लेकिन जनरलाइज करने की कोशिश भी करी हमने ना, जनरलाइज करने की कोशिश भी करी हमने, जनरलाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं हम। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो a का होल स्क्वायर आ गया। और व्हाट इज 2b, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस फॉर दिस हाइपरबोला, और 2a क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस है, उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया किसी भी हाइपरबोला के लिए, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ ऊपर लिखेंगे और ट्रांसफर एक्सिस का लेंथ नीचे लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेम है प्रिंसिपल एक्सिस, सेम इज प्रिंसिपल एक्सिस। The TA and CA are together known as principal axis. TA का मतलब ट्रांसफर एक्सिस हो गया और CA का मतलब हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस। TA and CA are together known as principal axis of the hyperbola. Are together known as principal axis. Principal axis of the hyperbola. TA and CA are together known as principal axis of the hyperbola. दोनों को एक साथ बोल रहा हूँ कलेक्टिवली, तो उनको प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं अपन, वो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाएगी, कॉर्ड की आ जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉर्ड, लिख सकते हैं अपने आप फटाफट लिख लो आप, लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट 2 real and distinct points. The line which intersect the hyperbola at 2 real and distinct points. The line which intersect the hyperbola at 2 real and distinct points. At 2 real and distinct points. ऐसा भी हाइपरबोला उसके कॉर्ड का मतलब ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देख सकते हैं अपन डायग्राम हमारे पास ये है, जैसे हमने डायग्राम बना लिया, ये a,0 है, डायग्राम मैंने ऐसा बना लिया हाइपरबोला का, और ये माइनस a,0 आ जाएगा, डायग्राम ऐसा बनता है। कॉर्ड का मतलब बना सकते हैं, जैसे मैंने लाइन बना दी है सर, है तो लाइन, ये जो सीकेंड है इसका ये पोर्शन कॉर्ड है, इसको कॉर्ड बोल रहे हैं क्योंकि लाइन जो है वो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। ये भी ऐसा नहीं कि ये करो अलग है बच्चों, ये करो, ये दोनों, ये पूरा इसका डायग्राम है, इसकी एक ब्रांच बोल सकते हैं, इसको अकेला कुछ हाइपरबोला नहीं बोल रहे। आज इसको मैं छुपा लूं तो इसको हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, इन दोनों से मिलकर ही क्या बनाया, डायग्राम बनाया, इसको बोल रहे हैं हाइपरबोला। ये भी इसकी कॉर्ड है, ये भी इसकी कॉर्ड है। अब बस इसमें एक बात इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लड़ना मत मुझसे आप है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें अपने, ये सब बात समझने वाली है और बात समझ में आ जाएगी आपके ना। उसका मैथमेटिकल रीजन हमारे पास है, ज्योमेट्रिकल रीजन तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि डायग्राम में एकदम मैनुअली
हाइपरबोला का डायग्राम परफेक्टली बना सकते हैं। और जैसे मान लो मैं यूं कहूँ इसे हाइपरबोला का डायग्राम चल रहा है, इनफिनिट तक जाएगा तो मैं ऐसे मान लो मैंने ऐसे कोई कॉर्ड बना लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या ये लाइन अगर मैं इसको आगे क्रॉस करूंगा तो क्या इस ब्रांच को कट कर सकती है क्या? थोड़ा सोच के समझ के जवाब देना। अपन मैथमेटिक्स खत्म करने की कगार पे हैं, मैथमेटिक्स खत्म करने की कगार पर हैं अपन। क्या कट करेगी? नहीं, ये कट नहीं कर सकती है। अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन थोड़ी कर सकता हूं आपको, मैं इसका परफेक्ट डायग्राम नहीं बना सकता, इसलिए मैं इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमारा मैथमेटिकल रीजन है इसका बताने का, ये लाइन कट नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर। कट क्या, इनफैक्ट टच भी नहीं कर सकती है, ये कट भी नहीं करेगी, टच भी नहीं। क्यों नहीं करेगी? देखो ये जो हाइपरबोला है ये डिग्री 2 का है, बात समझे ध्यान से, ये डिग्री 2 का है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? डिग्री 1 का होता है। लाइन मैंने मान लिया ऐसा है, और शुरू से बात बोलता आ रहा हूं मैं सर्कल से ही। अगर हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं यहां से y निकाल के रख दूंगा, उससे बच्चों x में क्या बनेगी? क्वालिटी बनेगी। उस क्वालिटी के मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं? 2, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। अगर ये लाइन आगे कट कर रही होती तो एक x और आना चाहिए था हमारे पास, भाई ये x अलग आता, ये x अलग आता, एक x और लगाता, 3x तो मैं कहां से लाऊंगा? 3 तो आ ही नहीं सकते भाई। अगर ये टेंजेंट हो जाएगी तो उस क्वालिटी के दोनों रूट क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। अगर टेंजेंट होगी ना बच्चों, दोनों रूट सेम, और टेंजेंट होने की स्थिति में ऐसा आ जाएगा, टेंजेंट अगर होगी तो ऐसा आ जाएगा, ये टेंजेंट बन गई एकदम। और अगर इस ब्रांच को टच कर रही है, अगर कोई लाइन इस ब्रांच को टच कर रही है तो इस ब्रांच को टच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये लाइन टेंजेंट बन गई तो उस क्वालिटी के दोनों रूट क्या आएंगे? सेम। मान लो x बराबर a आ गया या x बराबर b और x बराबर b आ गया, तो दोनों सेम आ गए। दोनों सेम आने का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x आ गया। अगर ये लाइन आगे टच कर रही होती, मान लो ये लाइन आगे टच कर रही होती, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां आएगा और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां आएगा, तो इसका x बच्चों अलग आएगा, इसका x अलग आएगा। लेकिन अगर लाइन टेंजेंट है तो जो क्वालिटी बन रही है उसके तो रूट 2 आएंगे, लेकिन दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे ना बच्चों। तो अगर कोई लाइन इस ब्रांच को टच कर रही होगी तो कभी भी इसको टच नहीं कर सकती। अगर किसी कॉर्ड ने 2 बार इसको यहां कट कर दिया तो उसको कट नहीं कर सकता आगे जाके। क्लियर हो गया बच्चों? भाई कोई क्वालिटी तो बनेगी, उसके रूट नहीं आ सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा कोई कॉर्ड बन जाए। एक बार उसने यहां कट कर लिया है प्रॉब्लम, और एक बार यहां कट कर लिया। अब इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर लो आगे पीछे, आप इसको दोबारा कट नहीं करेगी और इसको दोबारा कट नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों आपको शायद? ये ध्यान रखना है आपने। अगर किसी लाइन ने इसको यहां टच कर लिया तो यहां टच नहीं कर सकती, किसी लाइन ने इसको टच कर लिया तो वहां टच नहीं कर सकती आगे। अगर एक बार यहां कट कर लिया, एक बार यहां कट कर लिया, अब मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं हाइपरबोला को, लाइन को कितने भी आगे, लेकिन वो हाइपरबोला को आगे जाके कट नहीं करेगी लाइन। समझ में आ गया बच्चों? ये ध्यान रखना है थोड़ा बहुत इसमें। तो कॉर्ड को डिस्कस कर लिया अपन ने, थोड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट नहीं, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब अक्सर हमारे माइंड से निकल जाती है बात है, और हमें कंफ्यूजन रहता है इस बात में। तो जो क्लियर करने की कोशिश की है अपन, उसको मैथमेटिकल रीजन देने की कोशिश की है आपको। नेक्स्ट कॉर्ड के बाद वही आ गया अपन डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट तो वहां मेजर एक्सिस बोला था, यहाँ ट्रांसफर एक्सिस बोल, इट इज द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला परपेंडिकुलर टू इट्स ट्रांसफर एक्सिस। फटाफट फटाफट लिख लें आप ना, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं क्लास। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, इट इज द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला परपेंडिकुलर टू इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको ना, समझ में आ गया हमारे क्या होता है इसका मतलब है। कॉर्ड हो और वो ट्रांसफर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। इसके बाद आ गया फोकल कॉर्ड। समझते हैं बच्चों ये भी आप? इट इज द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू इट्स फोकस। अब चाहे इस फोकस से पास हो, चाहे उससे पास हो, दोनों से पास हो, कॉर्ड है और फोकल को फोकस से पास हो जाएगा। इट इज द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू इट्स फोकस। लेट अस सेट अप। लिख लें अपने आप है ना, डेफिनेशन अपने आप लिख लें। It is a double ordinate passing to the focus. It is a double ordinate passing to the focus, or it is a focal chord perpendicular to the transfer axis. Perpendicular to the transfer axis. It is a double ordinate passing through the focus, or it is a focal chord, or it is a focal chord perpendicular to the transfer axis. It is a double ordinate passing through the focus. अब चाहे इस फोकस से पास हो, चाहे उस फोकस से पास होना,
और it is a focal chord perpendicular to the transverse axis। और हम जानते हैं जिस तरह से इलिप्स के दो लेटेस्ट सेक्टम होते हैं, ऐसे हाइपरबोला के भी दो लेटेस्ट सेक्टम आएंगे हमारे पास। इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए। वहां भी क्या होता है, x इज इक्वल टू ए ही होता है। एक फोकस बच्चा हमारे पास ये है, इसको बोल रहे हैं अपन एस डैश, दैट इज माइनस का ए कॉमा जीरो। क्या आ जाएगा, माइनस का ए कॉमा जीरो, दिस इज माइनस ए कॉमा जीरो। कैसा आ जाएगा, इसका एक एंड पॉइंट ये वाला आ जाएगा, एक पॉइंट वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको निकाल दिया इसको। देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फॉर द इलिप्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फॉर द हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फॉर द हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये जो स्टैंडर्ड है इसके लिए निकाल लें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये ऐसा बोल सकते हैं 2e इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड corresponding डायरेक्ट्रिक्स। corresponding डायरेक्ट्रिक्स यहाँ इसमें सेम ये लेंथ होती है ना। अब किसे निकालते हैं, आपको निकालना है ना। आपने वादा किया था कि हम नहीं पूछेंगे सर आपसे, तो मैं बताया था आपको। इसको h मान लिया हमने, मान लिया कि h है, इसको निकालना हो तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, दिस इज ए ई कॉमा एच। और h निकालने के लिए इसको रख देंगे ना, और वो आप करके देख लेंगे ना कि हाइट को h मान लिया बच्चों ने, याद आ रहा है, पहले वाला में निकाल के बताया मैंने, लिस्ट में निकाल के बताया। सेम लेंथ आ गई ना, और ये लेंथ आने से कितनी आ जाएगी बच्चों, बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगी। पी और ए में रिलेशन भी बताया आपको, वो सब निकाल लेंगे आप लिस्ट का देख कर ना, और निकाल के देख सकते हैं। therefore the ends of lattice sectum लिख लिया, ends of lattice sectum, ends of lattice sectum for the hyperbola, ends of lattice sectum for the, ये स्टैंडर्ड है इसके लिए याद कर लिया हमने, ends of lattice sectum for the hyperbola, ends of lattice sectum for the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। और दो तो आएंगे a पर a कॉमा b स्क्वायर बाई a, एक आएगा a कॉमा माइनस का b स्क्वायर। एक की हाइट होगी, एक की डेप्थ हो जाएगी, दो आएंगे माइनस a पर, माइनस a कॉमा b स्क्वायर बाई a और माइनस a कॉमा माइनस का b स्क्वायर बाई। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों, समझ आ गया ना। ये तो आएगा a कॉमा b स्क्वायर बाई a, ये h निकाल लेंगे तो b स्क्वायर बाई आ जाएगा, h आएगा b स्क्वायर अपॉन a, ये h आएगा b स्क्वायर अपॉन a, ये भी b स्क्वायर अपॉन a होगा, सिमेट्रिक है ना। तो ये a कॉमा b स्क्वायर बाई a, ये a कॉमा माइनस b स्क्वायर बाई a, ये आएगा माइनस का a कॉमा b स्क्वायर बाई a। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको सर। ऐसे इनके एंड्स निकाल सकते हैं, एंड्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम को भी हम निकाल सकते हैं, एंड्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम को भी निकाला जा सकता है। एक सवाल करते हैं अपन, छोटा सा एक सवाल करते हैं। इफ द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, if the hyperbola x square upon b square, if the hyperbola x square upon b square, x square upon b square minus y square upon a square is equal to 1, passes through the focus of the ellipse, passes through the focus of the ellipse। कौन सा फोकस है पता नहीं है, यानी किसी भी फोकस से पास कराओ आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फोकस मेंशन नहीं कर रखा है, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। If the hyperbola x square upon b square minus y square upon a square is equal to 1 passes through the focus of the ellipse, focus of the ellipse, then find the eccentricity of the hyperbola, then find the eccentricity of the hyperbola। इलिप्स हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ना। इधर क्या है, जो हाइपरबोला है इसके फोकस से पास हो रहा है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी निकालना है, जो निकालना है उसको लिख लो, और उसको निकालने के लिए जो भी हमें दे रखा है उसका यूज कर लो। ये सवाल करने का तरीका होता है ना, जो भी आपको निकालना है उसको लिख लो पहले, भाई ये मुझे निकालना है और ये रिक्वायरमेंट है इसको निकालने में। और वो रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करूंगा, सवाल में जो भी जानकारी है उस जानकारी का इस्तेमाल करके वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लूंगा मैं।
हो गया बच्चों? आंसर इज √3, आंसर इज √3, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज √3। ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा आएगा। तो हमें निकालना है इसका एसेंट्रिसिटी, है ना? तो इसका भी कुछ ना कुछ ई होगा, इसका भी ई होगा। एसेंट्रिसिटी को ई से लिखते हैं अपन। अगर मैं इसके लिए भी ई यूज करूंगा, इसके लिए भी ई यूज करूंगा, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ई किसका है। तो मुझे ये निकालना है इसके लिए। तो मैंने मान लिया भाई इसका जो एसेंट्रिसिटी हो ई हाइपरबोला लिखा, ई हाइपरबोला ऐसा लिखा मैंने, और इसका स्क्वायर हम जानते हैं इसके बराबर होगा बच्चों 1 प्लस, अब इक्वल टू 1 है, ए स्क्वायर की जगह जो पहले लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझाया बच्चों मैंने आपको? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो बाद में लिखा हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। ये नहीं, उसके लिए मुझे a बाई बी चाहिए ना भाई, या तो आंसर a बाई बी में आएगा, क्योंकि सवाल में जो दिया होता है ना आंसर उसी में आता है, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है ये रेशियो। इसके लिए हमने रखा है कि दिस इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ दिस एलिप्स। मेंशन नहीं कर रखा कौन सा फोकस, दो फोकस होते हैं हम जानते हैं। हमने मान लिया फोकस a, 0 मान लिया। व्हाट दिस e इज एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स। ये जो e है ये इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी है। अब ये अगर यहां से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करें, x की जगह रख दे a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और इक्वल टू 1। मैं x की जगह a रख दिया, y बराबर 0 रख दिया, ये ऐसा आ गया बच्चों। तो ये आ गया a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये किसका ही है बच्चों, ये एलिप्स का ही है। हमें a और b में रिलेशन निकालना है। और अगर ये a स्क्वायर e स्क्वायर है और ये e एलिप्स का है तो इसको लिख सकते हैं अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। समझ रहे हैं बच्चों? यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, therefore a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, therefore b a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 2। और अगर ये 2 के बराबर है तो इस 2 को रख देंगे वहां पर हम, therefore e x स्क्वायर इक्वल टू e हाइपरबोला होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड therefore e हाइपरबोला इक्वल टू 3। अरे ऐसे कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। और वो जो सवाल करते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस ये दे रखी है, मेजर एक्चुअल, वो सवाल नहीं करेंगे अपन यहाँ। वो कराने वाले इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी तो बताऊंगा, आपको दिक्कत आएगी नहीं, हम जानते हैं। सवाल जिस तरह इंग्लिश में किए वो भी यहाँ कर सकते हैं अपन, और हमें परेशानी नहीं आती और कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए एक और सवाल लिखें, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर minus y square upon b square is equal to 1. Let the eccentricity of the hyperbola be reciprocal to the eccentricity of the ellipse. Let the eccentricity of the hyperbola be reciprocal of the eccentricity of the ellipse. X square plus 4y square is equal to 4. यानी इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो इसकी एसेंट्रिसिटी रेसिप्रोकल है। ये 1 से कम आएगा तो रेसिप्रोकल करती है 1 से बड़ा आ जाएगा। लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला बी रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द एलिप्स, ऐसा भी बोल सकते हैं चाहे तो। लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला बी रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द एलिप्स, फुल स्टॉप। इफ द हाइपरबोला इज passing through the focus of the ellipse, if the hyperbola is passing through the focus of the ellipse, then find the equation of hyperbola, दो जानकारी है क्योंकि a और b निकालना है मुझे। हाइपरबोला दे रखा है मुझे उसका इक्वेशन निकालने के लिए a भी चाहिए और b भी चाहिए। तो a और b के लिए दो जानकारियां चाहिए, दो जानकारियों से दो इंफॉर्मेशन आएंगी, दो इक्वेशन आएंगी, उनको मैं सोल्व करूंगा, a और b निकालूंगा। हमें दे रखा है लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला be reciprocal to that of the ellipse and the hyperbola is passing through the focus of the ellipse, then find the equation of the hyperbola। मतलब आपको a और b निकालना है, then find the equation of the hyperbola। हाइपरबोला का इक्वेशन हमें निकालना है। पहले एलिप्स का e निकालना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपरबोला का e आएगा ना।
हाइपरबोला का ई हमें निकालना आता है उसे, लेकिन उसको निकालेंगे हम एलिप्स का ई का यूज करके। तो एलिप्स का ई निकाल लेंगे, तो एलिप्स को ऐसे लिख लिया हमने x²/4। आप करते रहे कंटिन्यू। समझ में आ गया होगा बच्चों ना? पूरा सॉल्यूशन लिख दिया मैंने बोर्ड पर ना। तो ये इसका पहले हमने ये निकालना पड़ा, इसको मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर a² बड़ा है ना और b² छोटा है, तो जो बड़ा है वो नीचे आ गया, छोटा वाला ऊपर लिख दिया, 3/4 आ गया, ये आ गया √3/2। और एलिप्स का ये अगर √3/2 है, देयरफॉर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 2/√3 और 2/2। इससे हमने फोकस भी निकाल लिया। फोकस क्या होता है a e, 0, क्योंकि a बड़ा है तो फोकस होगा a e, 0। ये तो आ गया 2 बच्चों, a बराबर 2 है, और ये आ गया a √3/2 आ गया, तो फोकस आ गया √3/2। तो एक तो आ गया e हाइपरबोला, उससे हमें e हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, EH² जो पहले होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ से हमने इंटरचेंज कर लिया 1 को, और a² आ गया 3b²। अब दे रखा है कि हाइपरबोला यहाँ से पास होता है, तो 3√3, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह √3 रखा, y की जगह 0 रखा, a² 3 आ गया, और अगर a² 3 है तो b² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो हमने a² को 3 रख दिया, b² को 1 रख दिया, और हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है ना? बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे होमवर्क में, आगे होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो होमवर्क पर आ गए थे मेरे हिसाब से, अब तक जो होमवर्क दिया था मैंने वो हम डिस्कस कर चुके थे ना, बचा हुआ था कोई? मेरे हिसाब से देखता हूँ मैं, मुझे मालूम पड़ जाएगा अभी। मेरे हिसाब से शायद होमवर्क, कल वाला होमवर्क हम शायद कल ट्यूसडे था ना, तो कल वाला तो होमवर्क शायद कर लिया था हमने ना पूरा। आज वाला करना है, मतलब ट्यूसडे वाला करना है अपना डिस्कशन। तो ट्यूसडे वाले में हमें एक्सरसाइज का पार्ट 1 B4 से स्टार्ट करना है ना, एक्सरसाइज पार्ट 1 B4। तो मुझे उम्मीद है B4 हो गया होगा आपसे। एक्सरसाइज पार्ट 1 B4, पार्ट 1 B4। तो B4 पर आ जाता है अपन। B4 हो गया होगा बच्चों, वही कैपिटल X मान लिया, कैपिटल Y मान लिया, और वो निकालते हैं अपन, पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल लिया। B4 के बाद आ गए अपन B6 पर। B6 भी हो गया होगा बच्चों, B6 भी हो गया। B6 के बाद आ गए B7 पर। B7 में भी दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों मेरे हिसाब से, B7 भी कर लिया हमने। B16 पर आ गए बच्चों, इसके बाद B16, क्वेश्चन नंबर B16। तो B16 हो गया है ना, हमने दे रखा है सेंटर निकाल लिया, सेंटर से डिस्टेंस निकाली। हालांकि एंगल तो बहुत सारे आ सकते हैं, उन्होंने बोला है शो करो कि एंगल 5π/4 होगा। एंगल तो π/4 भी आ सकता है, 3π/4 भी आ सकता है, 7π/4 भी आ सकता है, क्योंकि वो डिस्टेंस निकाली होगी आपने सेंटर से। सेंटर 0,0 हमारे पास है, और उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे तो बेसिकली वो cos² θ = 1/2 आ जाता है। तो cos θ अगर आप निकालोगे, इक्वेशन में sin² भी आया, cos² भी आया, उसको cos में कन्वर्ट कर लिया, तो +-1/2 आ गया। थीटा क्या है, वो जो पॉइंट लिया है हमने उसका एसेंट्रिक एंगल है, और जनरली अपन रेंज ऐसे लेके चलते हैं ना, लेकिन फिर जिससे आंसर दे रखा होता है वैसे मान लेते हैं। 5π/4 का मतलब क्या है, पाई से बड़ा बोल रहे हो तो यानी इस तरह से मेजर कर रहे हैं, इस तरह से मेजर कर रहे हैं, वरना आधा 0 से पाई में और आधा 0 से -π में भी बना सकते हैं। मैंने बताया था कल आपको, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब यहाँ से 4 एंगल निकल सकते हैं, हम थीटा को 5/4 भी बोल सकते हैं, बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, थीटा को बोल सकते हैं 3π/4। अगर मैं 1/√2 लूंगा तो ऐसा आ जाएगा, और या थीटा को 7π/4 भी ले सकते हैं।
1/√2 लूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। और अगर मैं माइनस का 1/√2 लूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने बोला था ये दिखाओ आप ऐसा आ गया, तो मान लिया मैंने ऐसा आ गया, उनकी बात सही हो गई। ठीक है, हमें निकालना होता हम इनमें से कोई सा भी आंसर दे सकते थे, चारों ऑप्शन में होते तो चारों टिक कर देते थे। इसके बाद आ गए अपन B16 के बाद एक्सरसाइज इनका पार्ट 2 पर आ गए। पार्ट 2 में B2 पर आ गए ना, तो B2 हो गया होगा बच्चों मेरे हिसाब से ना, कोई कन्वर्ट कर लिया उसको, और कन्वर्ट करने के बाद उसको कैपिटल एक्स मान लिया और स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर कर लिया। स्टैंडर्ड जो एलिप्स होता है उससे कंपेयर कर पाए उसको हम, और कंपेयर करके निकाल लिया। B2 के बाद आ गए हम B5 पर। B2 के बाद B5 हो गया होगा बच्चों, ये भी मेरे हिसाब से है ना, हो गया मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इस पर एक पॉइंट रखा है तो फोकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर लिया हमने ना, उस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाल ली, उनका सम 2a के बराबर आ गया। फोकस दे रखा है, उनके बीच में डिस्टेंस आ गया 2a ही आ गया। b भी हमने निकाल लिया, मेजर एक्सिस निकाल लिया, माइनर एक्सिस निकाल लिया ना, और कैलकुलेट करके निकाल लिया। इसके बाद आ गए B6 के बाद आ गए B10 पर आ गए। B6 के बाद B10 पर आ गए, नहीं B5 के बाद B6 भी हो गया होगा बच्चों ने, हालांकि वो अंदर भी आ रहा है, अंदर वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हम लिस्ट बना लिया हमने, मेजर एक्सिस पे लाई कर ही रहा है हमारा, मेजर एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि अगर हमने कन्वर्ट किया उसको, कन्वर्ट करके जो है, क्योंकि वो पूछ रहे मेजर एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेजर एक्सिस वगैरह निकालने के लिए उसको कन्वर्ट किया हमने, और कन्वर्ट करने पर ऐसा आ गया x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो बेसिकली ये छोटा है, तो मेजर का इक्वेशन क्या हो गया y - 3। तो जो पॉइंट 1,3 है वो मेजर एक्सिस पर लाई कर रहा है डेफिनेटली, बिकॉज़ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज y = 3, और जो भी पॉइंट मेजर एक्सिस पर आएगा उसका y = 3 के बराबर आएगा। तो ठीक है, वो 1,3 अंदर भी आ रहा है लिस्ट के ना, लेकिन मैंने पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात नहीं की है अभी ना लिस्ट में, तो ठीक है, अंदर वाला ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन अंदर वाला ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, बाहर वाला तो है ऑप्शन, बाहर वाला तो है ऑप्शन, लेकिन वो थोड़ा वो डायग्राम बना सकते हैं इसका, अपन इसका डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना के देख लिया हमने, कहीं ना कहीं अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और डायग्राम बनाना आसान हो, डायग्राम बना के देख सकते हैं। x = 2 एक लाइन ड्रॉ करो, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा x = 2 तो x = 2 लाइन ऐसे आ जाएगी, ये x = 2 आ गया, ये बनने जा रहा है माइनर एक्सिस, ये बनने जा रहा है माइनर एक्सिस, और y = 3 की बात करूंगा अगर तो y = 3 आ जाएगा, कहने के डायग्राम भी बना सकते हैं, पहले ऐसी बात नहीं है, बनाना भी चाहिए कई बार, भले टाइम लगे कोई बात नहीं, कहने के कॉन्फिडेंस आता है, मैं डायग्राम में बना सकता हूं मैं एक्चुअली में। तो y - 3 = 0 आ गया। अब देख रहे हैं इसमें a बराबर कितना है, a बराबर 3 है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मेजर एक्सिस के लेंथ में, तो a बराबर 3 का ये सेंटर हो जाएगा, और सेंटर की वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी होती है, 3 यूनिट होती है ना, तो 2 यूनिट तो ये ऑलरेडी 1 यूनिट यहां आ जाएगा, एक वर्टेक्स तो यहां आ जाएगा, दैट इज -1,3, और एक वर्टेक्स यहां आ जाएगा, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और 3 यूनिट, एक वर्टेक्स यहां आ जाएगा, ये 4,0 4,3 हो जाएगा, और b बराबर कितना है 2 है, तो ये 3 तो ऊपर ऑलरेडी ये ऐसा आ जाएगा, एक 2 यूनिट यहां आ जाएगा और एक 2 यूनिट यहां, तो बेसिकली डायग्राम ऐसा बनने वाला है, ये जो एलिप्स है ऐसा बनने वाला है, कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो जिसे अपन कैपिटल एक्स मानते हैं, कैपिटल वाई मानते हैं, उसकी शिफ्टिंग करके इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। और 1,3 की बात करें तो x बराबर तो 1 चाहिए हमें और y बराबर 3 चाहिए, तो 1,3 यहाँ आ जाएगा वैसे, ये जो पॉइंट है 1,3 है, जो अंदर भी एलिप्स के है और मेजर एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे निकाल के देख लिया हमने। इसके बाद आ गए हम B10 पर आ गए शायद, तो B10 तो हो गया होगा बच्चों, है ना, स्क्वायरिंग करके जोड़ दो दोनों को। मैंने कहा था ना, जब भी पैरामीट्रिक दे रखा हो और हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना हो तो पैरामीटर को गायब कर दो आप, और ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं हम, हालांकि सॉल्यूशन में वो 1 की जगह 2 आएगा हमारे हिसाब से, सॉल्यूशन जो दे रखा है ना आपको वो 1 की जगह 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे 2 बार cos स्क्वायर आएगा और 2 बार sin स्क्वायर आएगा, तो सॉल्यूशन में शायद 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह 2 होगा हमारे हिसाब से। सॉल्यूशन का अगर पीडीएफ आपके पास हो, शायद होता है आपके पास, बच्चों के पास होता है, एक के बाद आने के बाद सबके पास आ जाता है, सब ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे को, तो वो 1 की जगह 2 आएगा मेरे हिसाब से स्क्वायरिंग करके ऐड करने के बाद, तो उससे निकाल लिया होगा लेकिन आपने। इसके बाद आ गया एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 13, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम, वो शायद मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है मेरे हिसाब से, वो सवाल होगा, उसकी लेंथ रखी है c के बराबर, वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 13, तो वही है, मैं वही रखा है ना, उसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है ना। हमें पैराबोला की ऐसी कॉर्ड में इंटरेस्ट है हमारा जिनकी लेंथ c के बराबर है, पैराबोला की ऐसी कॉर्ड जिनके लेंथ c है, उनके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है हमें। तो भाई जिसका लोकस निकालना है उसको एज्यूम कर लो आप, और हम जानते हैं कॉर्ड की लेंथ निकालने का तरीका जानते हैं अपन, कोई भी लाइन है उस पर पैराबोला कोई कॉर्ड कट कर रहा हो, एलिप्स कोई कॉर्ड कट कर रहा हो, हाइपरबोला कोई कॉर्ड कट कर रहा हो, उनकी लेंथ निकालने का तरीका जानते हैं, तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे अपन। तो हमारे पास जो पैराबोला है वो ये है
और हमने मान लिया भाई इसकी किसी कॉर्ड का जो मिडिल पॉइंट है जिसका हम लोकस निकाल रहे हैं वह मान लिया। अब जिस भी कॉर्ड का मिडिल पॉइंट है उसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, t बराबर s1 होगा, t बराबर s1 होगा। इस लाइन को लिख लो आप, इसको लिखा मैंने y1 माइनस का 2a into x plus x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2x1 4x1। अब हम देख रहे हैं पैराबोला जो है इस लाइन पर जो कॉर्ड कट करेगा उसकी लेंथ c के बराबर है, और पैराबोला किसी लाइन पर कोई कॉर्ड कट कर रहा है उसकी लेंथ निकालना आता है बच्चों अपने को। तो हम क्या करेंगे, इसको y बराबर mx plus c की फॉर्म में लिख दो। इसको अगर आप y बराबर mx plus c की फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस का 2x1 अपॉन y1। इसको मैंने y बराबर mx plus c की फॉर्म में लिख दिया। तो स्लोप तो m हो गया और ac हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया। अब पैराबोला इस लाइन पे को कोट कर रहा है, वही क्वाड्रेटिक वगैरह बना के फॉर्मूला लगा देंगे अपने। कर लेंगे बच्चों मेरे हिसाब से, नहीं करेंगे, कर लेंगे मेरे हिसाब से, और x1 की जगह x रख देंगे। क्वालिटी भी अच्छी खासी बनेगी, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको, और x1 प्लस x2 निकाल लेंगे, x1 x2 निकाल लेंगे, और वो कॉर्ड की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला लगा देंगे ना, और फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाता है मेरे हिसाब से, कर लेंगे ना। इसके बाद 17 हुआ बच्चों, देखा था आपने वो सवाल, वो करा होगा आपने, मैंने क्लास में बताया था ना, 2 बार है शीट में हमारे सवाल हुआ, बस वहां इक्वेशन दे रखी थी हमने, वहां हमें इक्वेशन दे रखी थी, या इक्वेशन नहीं क्योंकि हम जानते हैं लिफ्ट की इक्वेशन क्या होती है, वहां हम जानते नहीं थे, इसलिए उस सवाल में लोकस की इक्वेशन दी हुई थी कि प्रूव दैट द लोकस क्या आएगा पूछा था, और इक्वेशन दे रखी थी ना, यहाँ हमें इक्वेशन दी भी नहीं है, और हमें थ्योरेटिकली पूछा गया है यार कि लोकस जो है वो एलिप्स आएगा कि हाइपरबोला आएगा, तो वो एलिप्स की इक्वेशन आ गई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अरे मैंने करवाया था क्लास में आपको, 2 बार शीट में हमारे। तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2 का, अच्छा जी, तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 पर आ गए अपन, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11, एरिया निकालना है मेरे हिसाब से ना, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बच्चों, एरिया निकाल लिया, एक तो ओरिजिन हो गया 0,0 हो गया, और डिटरमिनेंट बना दिया, इसको एक्सपेंड करा तो आ गया ab, हाफ ab sin a cos b माइनस cos sin b बन गया वो, तो डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट आ गया 5/6। इलिप्स पर पॉइंट लेना जानते हैं, कल मैंने पॉइंट लिखाया था आपको, 3 पॉइंट आ गए, एक ओरिजिन है, एक पॉइंट p है, एक पॉइंट q है, q को अल्फा मान लो, और अल्फा बराबर कितना है 5/6 प्लस थीटा है, पहले अल्फा लिख देंगे और बाद में अल्फा की जगह 5/6 प्लस थीटा लिख देंगे, उससे फटाफट उसका एरिया आ जाएगा। 11 के बाद 14 पर आ गए, तो 14 में दिया हुआ है हमें कि a circle has the same center as an ellipse and passes to the foci f1 f2 of the ellipse such that the two curve intersect at 4 points. Let p be their point of intersection. p उनका कोई point of intersection है, हमारे पास एक ellipse दे रखा है, उसकी फोकी के बारे में दिया हुआ है f1 f2 उसकी फोकी है, और फोकी को डायमीटर मानते हुए जो है उसको डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ कर रखा है हमने, passes through foci such that the two curve intersect 4 points. सेंटर दोनों का सेम है और फोकी से पास हो रहा था, मतलब फोकी क्या हो गया, डायमीटर हो गया, मतलब एक तरह से। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सर्कल का डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि जो सर्कल में ड्रॉ करने वाला हूँ उसका सेंटर और एलिप्स का सेंटर सेम है, और दोनों कर्व यानी सर्कल और एलिप्स एक दूसरे को 4 पॉइंट पे कट करने वाले हैं, सेंटर्स का भी 0 0 है, इलिप्स के इक्वेशन के बारे में दिया हुआ नहीं है, इक्वेशन की जरूरत नहीं है अपने को, डिस्टेंसेस के बारे में दे रखा है, जो भी जानकारी हमारे पास है डिस्टेंसेस के बारे में, और हमसे ई पूछा है, और ई डिस्टेंस का रेशो होता है, तो कोई हम कैसा भी इलिप्स मान लें कोई दिक्कत नहीं है अपने को, हमारी सुविधा के हिसाब से। अब सेंटर तो वही है, और ये इलिप्स की फोकस से पास हो रहा है, एक फोकस मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया और एक फोकस को मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया, f1 f2 हो गया फोकस, और इलिप्स का डायग्राम बना रहा हूँ और 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब इलिप्स का डायग्राम मैंने ऐसा बना लिया, ये इलिप्स ऐसा बन रहा है, तभी जाके 4 पॉइंट पे कट करेंगे ना, ये डायग्राम इलिप्स का ऐसा बना लिया हमने, उसकी फोकस जो रखी है f1 f2 में, ये उसकी फोकस। अब ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए इनका, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला हो गया, एक बार यहाँ काट रहे हैं और एक बार यहाँ काट रहे हैं और एक बार यहाँ काट रहे हैं, ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए इनके, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को P मान लिया हमने, किसी भी एक पॉइंट को P मान लिया हमने। अब हम देख रहे हैं जो f1 f2 है वो सर्कल का डायमीटर है, और ये P पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर भी है, P पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, और ये f1 f2 डायमीटर है। अगर मैं f1 f2 को P से मिलाऊंगा तो P पर ऑब्वियसली बात है राइट एंगल बन जाएगा, दिस एंगल इज राइट एंगल। समझ में आ गया बच्चों? हमें इसका इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो पहली जानकारी क्या है, पहली जानकारी हमारे पास है कि हमें दे रखा है कि मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज 17, इसका जो मेजर एक्सिस है एलिप्स का वो 17 है, और हम जानते हैं मेजर एक्सिस ना 2a मान लिया हमने, और इस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का समी क्या होता है 2a के बराबर होता है, यानी हमें जानकारी मिल गई p f1 प्लस
PF2 बराबर 2 है, यानी 17 हो गया। 2a के बराबर होता है ना बच्चे, ये 17 आ गया। फिर हमें इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हमें एरिया मैंने ऐसे निकाल लिया, हाफ बेस मैंने मान लिया PF1 को और हाइट मान लिया मैंने PF2 एंड दैट इज 30। तो मैंने निकाल लिया PF1 इंटू PF2 बराबर 60 आ गया। एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ये आ गई, क्योंकि वो एंगल राइट एंगल ही हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब निकालना क्या है बच्चों, हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करें, हमें F1 F2 निकालना है और ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, PF1 का स्क्वायर और प्लस PF2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 F2 का होल स्क्वायर। बस यहां से F1 F2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है और अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, मैं यहां से निकाल सकता हूं। इसको लिख सकता हूं मैं PF1 प्लस PF2 का होल स्क्वायर, PF1 प्लस PF2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ PF1 इंटू PF2, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, एंड दैट इज F1 F2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, दोनों मुझे पता है, रख दूंगा इसको यहां से और F1 F2 आ जाएगा 13, F1 F2 विल कम आउट टू 30, 169 आएगा उसे 13 आ जाएगा। What is this? This is 2a. This is 2a is 30. Now what is 2a? 2a is 17. 2a is 17. 13 नहीं आ रहा ना बच्चों, 13 आया था मेरे हिसाब से, तो 2e कितना आ गया, 2e 17 आ गया, तो e इक्वल कितना आ गया, 13/17 आ जाएगा। e is 13/17, तो ऐसे निकाल सकते हैं उसको ना, ऐसे निकाल के कैलकुलेट कर लिया ना। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। 15 भी हो गया हमारा, क्योंकि एसओटी पढ़ रखा है हमने, r निकालने का तरीका भी हमारे पास है, r इज इक्वल टू डेल्टा बाय s होता है ना, किसी भी ट्राइंगल का इन रेडियस अगर मैं निकालना हो दैट इज डेल्टा बाय s, डेल्टा बाय s का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं हमारे ना भाई। हमें इन रेडियस निकालने में तकलीफ नहीं होती है, डायग्राम से निकालना चाहे वो अलग बात है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम चाहे तो। एक एलिप्स हमें दिया हुआ है और हमें दे रखा है कि भाई O is the center of the ellipse with major axis AB and minor axis CD। अगेन वो डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, रेडियस वगैरह की। डायग्राम कहीं भी बनाओ रेडियस वगैरह पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डायग्राम वापस ऐसे बना लिया, इस एलिप्स को मान लिया ऐसा हमने, और इसकी मेजर एक्सिस एक तो AB है और जो माइनर एक्सिस है वो CD है। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, इस पॉइंट को मैंने C मान लिया और इस पॉइंट को मैंने D मान लिया, और F इसका फोकस दे रखा है, और इसका फोकस ऑफ दिस एलिप्स वो सेंटर दे रखा है। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का जो इन रेडियस है वो 1 दे रखा है, डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना हो गया, 1 यूनिट के बराबर हो गया। और हमें शायद और भी कुछ दे रखा है, हमें दिया हुआ है कि OF = 6, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली 6 के बराबर, यानी AE बराबर 6 दे रखा है, हम भी मान सकते हैं। तो डायग्राम बनाया उससे बोल सकते हैं AE = 6 और हमने इसको B मान लिया, मान लिया भाई डिस्टेंस पूरी B के बराबर है, दिस इज इक्वल टू B, ये B हमारे पास है, यानी जो OC हमारे पास है वो B है, OC = B। अब हमें क्या इसका इन रेडियस दे रखा है 1 यूनिट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मैंने एक डायग्राम बना दिया, सर्कल बना दिया, इसके अंदर में एक सर्कल मैंने बनाया और उसका इन सर्कल बना दिया हमने, और इसका रेडियस दे रखा है आपको 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा सेंटर से पास होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा सेंटर से पास होगा, ये भी 1 यूनिट के बराबर है, ये भी 1 यूनिट के बराबर है। इनफैक्ट अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट के बराबर होगा। ये इसका रेडियस बना दिया हमने, ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है AB * CD। एक तो मुझे A निकालना है और एक मुझे B निकालना है, क्योंकि तभी मैं AB * CD निकाल पाऊंगा। तो देखो एक तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया हमारे पास है, हम इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगा डेल्टा बाय S निकालना होगा, भाई ये B के बराबर है, ये 6 के बराबर है, तो वो निकाल डेल्टा R = डेल्टा बाय S। इसमें कोई दिमाग लगाया मैंने एक्स्ट्रा, भाई R तो 1 हो गया, डेल्टा कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इनटू हाइट, और S कैसे निकालूंगा, एक साइड 6 है एक साइड B है, तो ऑब्वियस सी बात है एक साइड कितनी हो जाएगी, B² + 36 हो जाएगी, अपॉन 2 आ जाएगी। ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल लिया भाई, एक साइड 6 हो गई, एक B हो गई और एक पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लिया। पर इसमें एक ही अननोन है B, और सॉल्व करके मैं यहां से B निकाल लूंगा। और ये बड़ी AE = 6 हमारे पास है, AE = 6, therefore A² - B² = 36। और अगर मैं यहां से B निकाल लूंगा तो यहां से मैं A निकाल लूंगा, और A और 2A 2B निकाल लूंगा। या मैं ऐसा करूंगा ना, क्योंकि हमारे पास तरीका था, इससे फॉरवर्ड था, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाया हमने, या ध्यान से देखो ऐसा निकाल सकते हैं हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो 1 यूनिट के बराबर है, ये डिस्टेंस तो 1 यूनिट के बराबर है, क्योंकि रेडियस के बराबर है, और वो पूरा B के बराबर है, पूरा B के बराबर है। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, B - 5 आ गई, B - 1 आ गई, B - 1, दिस इज B - 1।
क्या आ जाएगा b माइनस 1 के बराबर, दिस इज b माइनस 1, पूरा b था ना हमारे पास, बचा हुआ b माइनस, अब अगर ये b माइनस 1 आएगा ना तो देखो ये भी b माइनस 1 आएगा, ये भी b माइनस 1 के बराबर आएगा, दिस इज b माइनस 1, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर बाहर वाले पॉइंट से ड्रॉ करेंगे वो भी b माइनस 1 के बराबर आएगा, ये समझ में आ गया बच्चों, ये भी b माइनस 1 आएगा। अब देखो ये कितना है, ये अगर 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो बच्चों ये कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि पूरा 6 के बराबर है, और अगर ये 5 है तो देखो यहां से भी 5 के बराबर होगा। ये सब इस तरह के एसओडी में डायग्राम वायग्राम बना के बताया था हमने कुछ ना, इस तरह से भी अपन ने कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी ना। तो इसमें क्या है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसे ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, हमने r का यूज कर लिया बेसिकली, r बराबर 1 का इस्तेमाल कर लिया हमने, r बराबर 1 का इस्तेमाल करने से मालूम पड़ा ये 1 है, तो ये b माइनस 1 हो गया, और अगर ये 1 है तो बचा हुआ पूरा 6 था तो 5 हो गया। अब इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ये तो कितना हो गया, b हो गया, ये तो b हो गया, ये कितना है बच्चों 6 है, तो b स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, और व्हाट दिस लेंथ इज b माइनस 1 प्लस 5, b प्लस 4 हो गया, b प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहीं से निकल जाएगा b, और b आने के बाद यहाँ से मैं a निकाल लूंगा, या फिर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर लेते हैं भाई, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता, तो यहाँ से यूज करके निकाल लेते हैं अपन। एक सवाल और देखते हैं, इसके बाद कौन सा 16 के बाद, हाँ 15 था शायद है ना, 15 के बाद 18 तो हो गया मेरे हिसाब से, सेंटर वेंटर निकालना है आपको, सेंटर निकाल के कैलकुलेट कर लिया। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 के कल करते हैं फिर अपन, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 के कल कर लेते हैं, वैसे हो गया होंगे सारे मेरे हिसाब से, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं हुआ होगा आपसे शायद, है ना? हाँ क्या हो गया, अच्छा तो कोई बात नहीं, होमवर्क लिख लो आप, है ना, होमवर्क करके लाना है ना। अच्छा वो सवाल डिस्कस कर लेते हैं ना, क्लास है क्या आपकी नेक्स्ट वीक, क्लास नहीं तो चलो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं अपन, लेकिन इसमें किसी की क्लास होगी ना, एक्चुअली आईडी फ्री नहीं होगी ना, कल ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो क्लास है एक्चुअली ना इस कमरे में किसी की, तो वो आईडी फ्री नहीं है, जिस आईडी पे क्लास चल रही है वो आईडी फ्री नहीं है, तो होमवर्क लिख लो आप, है ना, जो करके लाना है आपको, होमवर्क लिख लो आप। एक्सरसाइज पार्ट है, B9 करना है, B10 करना है, B9 दिया ना मैंने करने के लिए, पार्ट 1 का B9 के बाद मैंने दिया आपको B10, हाँ B10 के बाद B11 का मैं क्या बोल रहा हूँ, B14 देखता हूँ मैं ना, B14 करना है, B14 में B14 भी रहने दो आप, दिक्कत आएगी, B14 के बाद B15 को भी रहने दो आप, B18 कर सकते हैं, B18 के बाद आ गया एक्सरसाइज का पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 B8, ओ B8 आ रहा हूँ, एक मिनट है ना बाहर, B8 हम, हाँ B8 थोड़ा इसको मैंने कुछ बोला था इसके बारे में सवाल में, तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके निकाल के लाएंगे, कोशिश करके ना रिफाइट करनी पड़े, कुछ सोचना पड़े, मेरी बात को रिकॉल करना पड़े, तो थोड़ा समझ के करके लाएंगे ना। B15 देखते हैं, एक मिनट ना, आ रहा हूँ भैया बाहर आ रहा हूँ, एक मिनट। B15 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 18 करना है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, 13 करना है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 2 3 4, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल हर वैरायटी का क्या है लगभग,
ये करके ला रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ सवाल बचे हुए कल के हमारे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे ना। तो कल कंटिन्यू करते हैं बच्चों ने। कंटिन्यू करते हैं।